अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ आनीम कस का थर्ड एपिसोड लेकर और इसके मुसन्निफ़ हैं आसिया रईस खान। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। आनीम कश असकलम आसिया रईस खान, किस्त नंबर 3। फौरी तौर पर इतना ही इल्म हो सका है, बाकी अभी जल्द पता चल जाएगा। सबसे अहम खबर जराए ने बाकी तफसील से पहले दे दी थी। वहाँ हिदायत दी थी जी, और नज़ाकत भी पहुंच गया था। सिद्दीकी ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। उनका हुंकारा ख्यालों से लबरेज था। ईमानदार, नेक और शरीफ लोगों के मुकाबले ऐसे अफराद को काबू करना ज़्यादा आसान होता है जिनकी कोई कमजोरी आपके हाथ लग जाए, जिनका कोई ईमान ही ना हो। वो काबू में आ तो जाते हैं, मगर वो किसी भी पल बेहतर मुतबादल मिलते ही बेईमानी करते नहीं झुकते। कल से जो बेचैनी और फिक्र थी एक अजनबी के और हाउस पहुंचने की, वो यकायक ही गायब हो गई थी। अब सब कुछ फिर उन्हें अपनी मुट्ठी और इख्तियार में महसूस हो रहा था। कोई मामूली बात भी उन्हें हाथ से फिसलती महसूस होती और उनका सुकून गारत हो जाता था। ये तवील अरसे से ताकत, इख्तियार और हालात दस्तरस में रखने का एक मजर असर था। उन्हें जानने वाले कभी नहीं सोच सकते थे कि वो हर चीज अपने ताबे और इख्तियार में रखने पर यकीन रखती हैं, कि वो दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर डिसिप्लिन्ड बट इजी गोइंग महसूस होती थी। अगर इजाजत हो कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ देर बाद सिद्दीकी की आवाज उभरी। हूँ। ये हुंकारा इजाजत थी कि अब इनायत जहां उसे देख रही थी। आपका ओक हाउस के लिए प्लान जरूर होगा, मगर क्या हम फाइनल स्टेज से पहले इसमें कुछ तब्दीली नहीं कर सकते? इनायत जहां की पेशानी फिर शिकन आलूद हुई, जिसका मतलब था वह सिद्दीकी से साफ लफ्जों में मुद्दा सुनना चाहती हैं। सिद्दीकी उन शिकनों का मफहूम खूब समझता था। तमीजुद्दीन और नसीम बानो पर हमेशा इन्हिसार नहीं किया जा सकता, ना बेबी को हमेशा वहां रखा जा सकता है। और अगर हम उस ईमेल को मामूली ना समझें, तो ओक हाउस खाली हो जाना बेहतर है। सिद्दीकी संभल कर कह रहा था। हम बेबी को कहीं दूर मुल्क से बाहर भेज सकते हैं, मुकम्मल इंतजाम के साथ, किसी ऐसी जगह जहां हम एक और ओक हाउस बनाएंगे। यह ओक हाउस से जो मुराद थी वो इनायत जहां जानती थी। जब भी जरूरत होगी उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। ऐसे काबिल एतमाद बंदे का बंदोबस्त हो सकता है जो बैरून मुल्क उनके साथ हो। वो इसलिए कह रहा था कि ये कर दिखाना उसके लिए मुमकिन था। हमें सारी जिंदगी ही संभालना है, बस मजीद कुछ दिन और, फिर हमें नहीं परवाह कि वो लम भीज कर खामोश हो गई। हम इस तरह सब सेट करेंगे कि बेबी को पता ही नहीं चलेगा, बल्कि वो खुशी से सब कुछ खुदा हाफिज कहकर ओका उससे चली जाएंगी। उनकी वहां से निकलने की ख्वाहिश हमारे लिए काम आसान कर देगी और हमें नसीम बानो या तमीजुद्दीन की जरूरत भी नहीं रहेगी। आपका मशवरा भी ठीक है। उनका अंदाज पुरसोच था। इलेक्शन के बाद इस पर गौर करेंगे, लेकिन इस वक्त फोकस डिवाइड नहीं होना चाहिए। जी बेहतर। सिद्दीकी का रोम रोम झूम रहा था। उसकी तजवीज पसंद आ जाना मामूली बात नहीं थी। वो दफ्तर पहुंच गए थे। आज उन्हें कल का अधूरा काम करना था। वो अपने काफले और जराए इबलाग की पूरी फौज की माइत में पर्चा नामजदगी में जमा करवाने रवाना हो गई। बारिश के बाद बाहर का धुला हुआ माहौल और फिजा बड़ी अच्छी लग रही थी। वो दोनों वहीं चहलकदमी कर रही थी। नसीम बानो खाना बना रही थी। हम जाके देखें वहां? सबील ने झिझकते हुए सवाल किया। कहाँ? सिफा रुककर पेड़ पर पका अमरूद तलाश करने लगी। जहाँ तारे टूटे हैं। वो सुबह शाम चहलकदमी करते हुए कभी कभार तारों के करीब भी जाती थी। सिफा ने अमरूद भूल के उसे देखा। बारिश की वजह से कीचड़ होगा, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब वो सब वापस आते ही होंगे। इतनी देर हो गई है इसलिए तो कह रही हूँ, देखते हैं कितनी तारें टूटी हैं। वो छोड़ो, ज्यादा अहम सवाल इधर है। वो उसे साथ आने का इशारा करती जीप के पास आई। ये रातों रात इस हाल में कैसे पहुंच गई? उसने उंगली से जीप के सामने दायरा बनाया, फिर टायर को देखा। मतलब? सबील उसके अंदाज पर ठिठकी। इस वजह से वो जा नहीं सका, बल्कि इस बहाने से। सिफा ने मशकूक लहजे के साथ आबरू ऊंची किए। जाहिर है गाड़ी चले ही ना तो क्या हो सकता है। वो तुम्हें ले आया, तारें टूट गई और फिर सहूलत से गाड़ी भी खराब हो गई। उसका अंदाज यूं था मानो वो अपनी जहानत और चालाक से बात की तह तक पहुंच गई है और अब उसे शाबाशी मिलनी चाहिए। सबील ने 27 के बजाय तासुब से सर हिलाया था। एहतियात अच्छी चीज है, मगर इस वजह से हर बात पर शक करना बीमारी। मौसम खराब था और रास्ता इससे बुरा। गाड़ी में खराबी पैदा होना ऐसा भी अजीब नहीं।
बल्कि टायर रास्ते में दगा नहीं दे गई, ये शुक्र है। और तारे पहले भी टूटी हैं। एक शरीफ बंदे पर शक। सबिल ने आंखें पूरी खोलकर उसे शर्म दिलानी चाहिए थी। अगर तुम इसकी तरफदारी करती रही तो मेरा शक और बढ़ता जाएगा। सिफा ने खबरदार किया। तुम जेलस हो रही हो? सबील मुस्कुराई। तौबा करो। वो मक्खी उड़ा के दोबारा चलने लगी। मैं क्यों जेलस होंगी? वही तो, बताओ मुझे क्यों जेलस हो रही हो? वो दौड़कर उसके साथ हुई और उसे गुदगुदाने लगी। सबील बिदक कर उससे दूर भागी थी। बकवास मत करो, वो देखो 2 अमरूद हैं इधर। उसने हाथ से इशारा किया। अमरूदों का मौसम खत्म हो चुका था। अब इक्का दुक्का कभी दिखाई दे जाता था। अब भी 2 छोटे कमजोर से फलों पर सिफा की नजर पड़ी थी। नजाकत से कहना निकाल देगा। उसे अमरूद पसंद नहीं थे। मान नसीम बानो पोर्ट से आवाज लगाई और वो दोनों उनके पास आईं। वो लोग आ रहे हैं, जीरू भी साथ हैं। थके हुए होंगे, सब साथ ही खाना खाएंगे। सलाद वगैरह देखकर मेज लगा दो। दोनों ने सादतमंदी से सर हिलाया था। नसीम बानो कमर सीधी करने अपने कमरे में चली गई और वो दोनों बावर्ची खाने में। जरा देर बाद तमीजुद्दीन के साथ वो सब आते ही आहते में बाएं जानिब डलके की सिमत गए थे। वहां से हाथ मुंह धोने के बाद वो हॉल में आए। उन दोनों को बावर्ची खाने में आवाजों से उनकी आमद की खबर हुई थी। जीरू काका हॉल में बैठ गए थे। नजाकत बावर्ची खाने के आगे से गुजर कर अपने कमरे में, जबकि तमीजुद्दीन बावर्ची खाने में दाखिल हुए। आ जाएं बेटा हम। हाँ अब्बा आ जाएं। सिफा ने रोटियों से भरा हुआ बर्तन मेज पर रखा था। सभी लड़काबियां रख रही थी। तमीजुद्दीन ने जीरू काका और नजाकत को आवाजें देकर बुलाया और खुद बाहर गए थे, जहां आदम फिर अपनी जीप के पास खड़ा टायरों को घूर रहा था। खाने के बाद नजाकत स्कूटर से जाकर मैकेनिक को ले आएगा। आदम उनकी आवाज पर पलटा। जी, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। वो चढ़ी आस्तीनों के साथ फिर टायर की सिमत मुड़ा था। पहले खाना खा लेते हैं, तमीजुद्दीन ने कहा। वो पलटा। उन्होंने उसे साथ चलने का इशारा किया। भूख उसे जोर से लगी थी। वो उनके साथ हो लिया। जीरू काका और नजाकत कुर्सियां संभाल कर अपनी रकाबियों में खाना निकाल रहे थे। सिफा नसीम बानो को बुलाने गई थी। तमीजुद्दीन ने कुर्सी खींचकर आदम को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गए। सबील ने देखा उसकी आस्तीनें कोहनियों तक ऊपर चढ़ी हुई थी और बाजू पर सुर्ख सूजी हुई लकीरों के सूरत तारों से लगे ताजा जख्म थे। जरा देर में नसीम बानो भी आ गई थी। हॉल में बैठो, जरूरत हुई तो आवाज देता हूँ, तमीजुद्दीन ने कहा और दोनों ने खामोशी से तामील की। क्या सोच रही हो, भूख लगी है? उसकी सूरत देखकर सिफा ने कहा। क्या सोच रही हो, भूख लगी है? उसकी सूरत देखकर सिफा ने पूछा। वो सुपरमाइसिन एक्सपायर हो गया होगा जो लास्ट टाइम लिया था। उसने जख्मों पर लगाए जाने वाले मरहम का नाम लिया जो डॉक्टर ने तजवीज किया था। क्या पता, लेकिन क्यों याद आई इस वक्त? तारों का काम क्या है, सब जख्मी हो गए होंगे। सबिल की आवाज धीमी थी। तो मैडम, ऐसे जख्मों को सुपरमाइसिन नहीं, टीटी इंजेक्शन की जरूरत होती है। मगर सिफा की आवाज धीमी नहीं थी। सिफा ने एक बार संग आलूद लोहे से जख्मी होकर डॉक्टर से टीटी शॉट लगवाए थे, जिसने तंबी की थी कि 3 माह बाद दोबारा यूं जख्मी हुई तो फिर लेना पड़ेगा। तब से इंजेक्शन से बचने के लिए उसने अपनी थ्योरी बना ली थी। कुदरत के करीब और शहर की आलूदगी से दूरी की वजह से यहाँ रहने वालों की कुव्वत मदाफत बड़ी अच्छी होती है। और फिर यहाँ के जरासीम बैक्टीरिया भी जान पहचान वाले हैं। फिक्र ना करो, किसी को कुछ नहीं होगा। सब अपने ही हैं, क्या तारे, क्या लोहा और क्या जरासीम। इस बात का उसने खुद भी यकीन कर लिया था और सबको भी करवाती रहती थी। अब अगर वो कहती एक तो मेहमान है ना, तो ये सुनते ही सिफा के तेवर बदल जाने थे। और कुछ बैद ना था कि वो उन जान पहचान वाले जरासीम के कान भर आती कि वो इस मेहमान को ना बख्शना। सो वो चुप रही। वो बरसों से कामयाबी से अपने तर्ज का ये मुनफरिद फैशन शो मुनक्किद करती आ रही थी। फिर भी हर बार यूं घबराती और मुस्तरब होती जैसे पहला मौका हो। हर दफा एक नए मौजू पर अलग अलग सूबों के मुख्तलिफ बुनाई छपाई वगैरह के कारीगरों से काम करवा के पूरा कलेक्शन तैयार करना आसान नहीं होता था। हैंडलूम पर कपड़े की बुनाई से लेकर कुदरती रंगों से रंगाई छपाई ब्लॉक्स और फिर उस पर मुख्तलिफ फनकारियाँ, सब कुछ कुदरती होता और हाथों से किया जाता था। अभी शो शुरू होने में वक्त था जब बैक स्टेज वाली अफरा तफरी में किसी ने मुतवज्जा किया कि उनके लिए गुलदस्ता आया था। वो सफ़ेद गुलाबों का इस कदर खूबसूरत मसमा था कि वो कितनी ही देर उसे दिलकशी में खोई रही।
फूलों के दरमियान अटका नन्हा सा रक्का खोला तो उसमें मीर उस्मान ने अपने हाथों से नेक तमन्नाएं लिखी थी। उनका हर अमल मुतासर करने वाला था। फैंसी और महंगे फूलों की जगह उन्होंने उनकी पसंद के फूल भेजे थे। टाइपशुदा किसी मशहूर और खूबसूरत कॉल की बजाय अपने हाथों से अपने नाम के साथ दो लफ्ज नेक तमन्नाओं के लिखे थे। वो दिल को छूना जानते थे, मगर अपना दिल छूने नहीं देते थे। उन्हें अच्छी तरह याद था, उन्हें पहली बार दावतनामा भेजते हुए वह किस कदर सोच रही थी। रद्द हो जाने या माजरत कर लिए जाने का डर था, तो दिल ये हिम्मत करने पर मसर भी था। जब अगले दिन संजना ने बताया कि मीर उस्मान अली खान के मावन की कॉल थी और वो फैशन शो में आएंगे, तब उन्हें जैसे सकता हो गया था। ये मौजूदा हो गया है। संजना ने हंस के अंग्रेजी में यकीन दिलाने की कोशिश की थी। उनकी बराह रास्त पहली और तवील बातचीत भी फैशन शो के इख्तिताम पर ही हुई थी, जब मीर उस्मान ने उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें अपनी खुशी संभालना मुश्किल हो गई थी। आप वाकई इन गुमनाम आर्टिस्ट को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं, जिन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। बड़े बड़े नाम और चेहरों के पीछे ये हुनरमंद छुप जाते हैं, मगर आप इन्हें सेंटर स्टेज देती हैं। आप जैसे जेन्युइन डेडिकेशन हमने इस इंडस्ट्री में और कहीं नहीं देखा। हमें खुशी हुई कि आपने हमें इसका हिस्सा बनाया। वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जिनके बारे में मशहूर था कि वो गुफ्तगू में निहायत ही इख्तिसार के कायल हैं। उन्होंने इतनी लंबी बात की थी। मीर उस्मान इस तबके के मर्दों के तरह अक्खड़ मिजाज, मगरूर और मैं से भरे नहीं थे, जिनसे उनका अक्सर वास्ता पड़ा था। उनके अंदाज और बातें अपनी इमारत और हैसियत की नुमाइश नहीं होती थी। ये अलग बात थी कि बिना कोशिश के ही शाहाना अंदाज उनकी शख्सियत का अटूट हिस्सा था। मीर उस्मान अली खान को यकता बनाने वाली यही चीज थी कि वो दूसरों की तरह रॉयल लगने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी शख्सियत का खाका संजीदा और दोस्ताना सा था, मगर दूसरों पर उनकी इनायतों नवाजिशों में भी तकल्लुफ और फासला होता था। एक गैरमरई हदबंदी थी, जिसके आगे ना वो बढ़ते थे, ना किसी को उसे पार करने की इजाज़त थी। मशहूर था कि वो अपने वालिद की तरह गरीबों की मसीहा और इंसान दोस्त हैं, मगर उन्होंने कभी मीर उस्मान को दूसरों के साथ बहुत बेतकल्लुफ होते हुए नहीं देखा था। एक पुरअसरार सा हाला हमेशा उनके गिर्द महसूस होता था। सेलिब्रिटी और एंटरटेनमेंट शूबे के सहाफ़ी और टेबलाइट्स उनकी लव लाइफ खोजने की मुसलसल कोशिश में लगे रहते थे। वो शहर के पुरवकार, खूबरू, अमीर, तलबगार और सबसे उम्र रसीदा बैचलर थे। उनके हर इंटरव्यू में ये सवाल लाजमी होता था, जो वो हंसकर टाल जाते थे। अदन उनके मुतालिक हर खबर, हर मजमून इसी नीयत से पड़ती थी कि कहीं कोई है तो नहीं, और अगर है तो वह कैसे दुनिया से मख्फी है। वो बड़े गैर महसूस तरीके से हर उस जगह, हर उस तकरीब में जाने लगी थी जहाँ मीर उस्मान की मौजूदगी का इम्कान होता था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी कि उन जैसे यानी शहर के अशराफिया अक्सर ही एक जगह पाए जाते थे, मगर बाद में उन्होंने जाना कि उनकी यही कमजोरी थी, जिसने बेगम इनायत जहां ने उनका रास पा लिया था। उन्हें याद नहीं था किस बात ने, किस अदा ने, किस चीज ने उन्हें मीर उस्मान की जानिब खींचा था, जिसे वो नौजवानी का क्रश समझती रही थी। वो मामला धीरे धीरे इतना गहरा और फिर पेचीदा होता गया कि वो इस मोहब्बत को गले से लगाए तना होती चली गई। चूंकि वो सबसे छोटी थी, बाकी सबकी शादियां हो चुकी थी, बहन मुल्क से बाहर थी, सो उन्हें बाकियों के मुकाबले शादी टालने की रियायत मिलती रही थी। मगर जब वो 30-32 की होकर भी अभी नहीं करती रही, तो घर वालों ने दबाव डालना शुरू कर दिया था। कुछ उनकी जिंदगी का वो तारीख पहलू भी था, जो सिर्फ सबिया बेगम ही जानती थी, और इसलिए उनकी कोशिश भी थी कि वो ब्याह कर दूर परदेश चली जाए। फिर यूं हुआ कि उनकी एनजीओ की कारीगरी का नाम और शोहरत भाइयों और वालिद के भी काम आने लगी, इसलिए उनका शादी पर जोर कम होता गया। मगर वालदा और रिश्तेदारों का असर और रिश्तों का आना कभी बंद नहीं हुआ था। वो खूबसूरत थी और कामयाब भी, लिहाजा उनके तलबगारों की भी कमी ना थी। अदन की जिंदगी उन्हें दूर दूर से देखने और सराहने में ही गुजर जाती, अगर बेगम इनायत जहां उनके दरमियान पुल ना बनती कि वो लाख कोशिश और खुद को समझाने बुझाने के बावजूद उनके करीब होने की हिम्मत खुद में पैदा नहीं कर पाई थी। उन्होंने ठुकराए जाने या मीर उस्मान को मायूस करने से बेहतर दूर दूर से चाहते रहने को चुन लिया था।
ये भी खुद को तसल्ली देने का बहाना था, वरना असल वजह ये थी कि वो खुद को मीर उस्मान अली खान के काबिल नहीं समझती थी, जब तक कि बेगम इनायत जहां ने उनका इंतखाब नहीं कर लिया। मैम, उन्हें किसी ने पुकारा और वो हाल में लौट आई थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो फूल गोद में रखे राकिया हाथ में लिए बैठी हैं। यस, वो दोनों चीजें एहतियात से मेज पर रख के काम की तरफ मुतवस्सा हुई। सिद्दीकी ढेर सारे मतबा कागजात लिए उनके दफ्तर में दाखिल हुआ था। उसे देखते ही इनायत जहां समझ गई थी कि वो सब क्या है। उन्होंने इशारा किया और उसने वो सब मेज पर फैला दिए थे। उसका नाम, उम्र और रिहाइश का पता बुलंद आवाज में पढ़ने के बाद सिद्दीकी ने मेज से उसकी एक तस्वीर के नीचे छुपा हुआ कागज उठाया। ये मारपीट के बाद वहां से भाग निकला है। जीप उसी की है जिस शामी लड़ाई हुई थी, उस रात से ये चला है और अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई है, यानी कल ही। सिद्दीकी के हाथ में धुंधली सीसीटीवी से ली गई तस्वीर थी जिसमें दो आदमी एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता थे। शक्लें वहां से पहचानना मुश्किल था, मगर कद और जसामत से अंदाजा हो रहा था कि जो हावी है वो आदम होगा। उसने कई मुख्तलिफ काम किए हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में बतौर गार्ड, स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर, कुछ मुकाबले भी जीते हैं ताइक्वांडो वगैरह के। उसी की कोचिंग और ट्रेनिंग भी देता रहा है। पिछले कुछ वक्त से एक फिटनेस स्टूडियो चला रहा है। कोई काबिल जिक्र बात नहीं सिवाय इसके कि फिलहाल वो पुलिस से भागता फिर रहा है, यानी फरार है। फैमिली कोई नहीं, अकेला रहता है। फौरन फरार होने की वजह एक ये भी है कि दूसरी पार्टी मजबूत है। उसे मालूम था वो खामोश नहीं बैठेंगे। जिसे उसने पीटा है वो एक मशहूर सेलिब्रिटी का बेटा है। उनके मुकाबले के लिए उसके पास ना तो इतना पैसा है, ना ताकत, ना सोर्स। सिद्दीकी ने दो तस्वीरें उनके आगे रखी थी, जिसमें एक नौजवान की सूजी हुई आंखें मुतवर्रम और जख्मी के नील से भरी हुई सूरत थी। उसके साथ दूसरी तस्वीर में वही नौजवान व्हील चेयर पर बैठा था और उसके टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उनके अंदर एक जिंदगी से भरपूर गर्मजोशी सी लहर दौड़ जाती थी जब उन्हें एहसास होता था कि उनके हाथ किसी की मजबूरी लगी है, जैसे इस वक्त हुआ था। जो ताकत इस बर्दरी के एहसास से मिलती थी, उसका नशा ही मुनफरिद था। उनके आसपास दो ही किस्म के लोग थे। एक वो जिनकी कमजोरी और मजबूरी का वो इस सहूलत से इस्तेहाल करती थी कि मुकाबिल बंदा उसे एहसान समझता था, और दूसरा वो अफराद जिन्हें वफादारी और गुलामी में तमीज करना नहीं आता था, जैसे सिद्दीकी और नसाकत। जिंदगी के हर मामले में मामूली रहने वाले अफराद के लिए अपने से बढ़तर के लिए खास और अहम होने का नशा भी बहुत बुरी लत है। ऐसी लत जो सिमट जाए तो छूटती नहीं है। यह ज़हनियत भी एहसास कमतरी की ही एक शक्ल है। वो मालिक के लिए बिना सवाल किए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हकीकत भी यही है कि दुनिया का हर सालिम ऐसे वफादारों की वजह से ही ताकतवर है। ताकत के नशे पर सब बात करते हैं, लेकिन ये दूसरा नशा जो पहले से ज़्यादा बदतर है, उसे हम वो अहमियत नहीं देते जितना ये मसर है। और यही दरअसल ताकतवर की असल ताकत बनता है। सिद्दीकी की बात जारी थी और वो गौर से सुन रही थी। हमें इतने परफेक्ट इत्तेफाक मशरूक करते हैं। वो मेज पर रखे कागजात और तस्वीरें उलट पलट रही थी। उनका तजुर्बा था कि जब यहाँ वहां से इकट्ठा हुए टुकड़े पजल में फिट होके सही तस्वीर बनाने लगे, नाराय इन बसात कब्ल अस वक्त होता है। मैं भी मशकूक होता, लेकिन अव्वल तो ओक हाउस जैसी कोई जगह दुनिया जानती ही नहीं है। फिर बीबी का यूं घर से जाना प्लान था न मुतवक्का। सिद्दीकी की दलील उनके दिल को लगी थी, और इन तस्वीरों में वक्त और तारीखें। सिद्दीकी ने सीसीटीवी वाली तस्वीर के किनारे पर उंगली रखी थी, और ये एफआईआर की कॉपी। उन्होंने दूसरे कागज पर उंगली रखकर मेज पर दो तीन बार बजाई थी। इसकी डेट देखें, नाम और एड्रेस। इन्हें जहां झुककर पढ़ने लगी थी, उनका जहन कल की सूरत हाल का हल इस नई मालूमात के पस मंजर में तलाश कर रहा था। सोच के ताने बाने उलझ गए थे। उनके सामने कई मसाइल थे। उनका पहली बार पार्लियामेंट इंतखाब में हिस्सा लेना, हस्ब इख्तलाफ का मजबूत उम्मीदवार अदन और मीर उस्मान के खिलाफ तवक्का खुशकन शादीशुदा जिंदगी, ओक हाउस के लिए ईमेल, सबील के ओक हाउस से निकलने की कामयाब कोशिश, एक अजनबी के ओक हाउस आमद, उन्हें वहां उसका देख लेना, उसे सबील और उनके ताल्लुक का इल्म होना, और अब इस अजनबी का मुसीबत में होना।
ان کی زندگی سہل نہیں تھی اور نہ انہیں آسانیاں پسند تھیں، مگر اس وقت ایک ساتھ جیسے سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ جو انہوں نے اتنے برسوں کی محنت، انتظار، منصوبے بندی کے بعد حاصل کیا تھا، وہ اسے گھبرا کے یا جلد بازی میں گوا نہیں سکتی تھی۔ اب تو سارے منصوبے آخری مرحلے میں تھے، انہیں بس ترجیحات طے کرنا تھی کہ پہلے کس باب کا اختتام لکھ کر کون سی کتاب بند کی جائے، اور اس وقت سب سے اہم انتخابات تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر میز پر بکھرے ہوئے مختلف کاغذ کا مغور جائزہ لیا۔ ان کا اثر و رسوخ اور صدیقی کا میدان عمل ان کے شہر صوبے کے علاوہ پڑوسی ریاستوں اور شہروں تک محدود تھا۔ ممبئی ان سے بہت دور تھا، مگر صدیقی کی یہی خاصیت تھی کہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں دامے در میں قدمے سکنے کام کرنا اور کروانا جانتا تھا۔ بہرحال اس کے ہاتھ پٹنے والے نے FIR درج کروائی تھی۔ یہ محض شکایت نہیں تھی۔ FIR کا مطلب تھا پولیس، عدالت، استغاثیہ سب ملوث ہو گئے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دینا یا اس کا ٹھکانہ بتا دینا آسان تھا، مگر وہ سبیل، اوک ہاؤس اور ان سے ان کا تعلق جانتا تھا۔ سبیل کے کسی کے ساتھ واپس آنے کی خبر اس قدر فکر مند کرنے والی تھی کہ اس وقت انہوں نے زیادہ سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنے برسوں سے سب کچھ ان کے مرضی اور منصوبے کے مطابق اس آسانی سے چل رہا تھا کہ ایسی کسی صورتحال اب تک پیش نہیں آئی تھی۔ اتنا عرصہ کسی مصیبت یا رکاوٹ کے بغیر گزر گیا تھا، وہ اس طرف سے حد درجہ مطمئن ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کے بعد دیگرے 2 افراد اور اطلاع کے سبیل چلی گئی ہیں اور پھر کسی اجنبی کے ساتھ واپس آ گئی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے صحیح ان کے حواس معطل کر گئی تھی۔ برسوں بعد اسی معاملے پر پھر ان سے معمولی لفظ سرزد ہو گئی تھی، جس کا خامیازہ اوک ہاؤس تھا، مگر اب وہ پھر وہی سوچ سمجھ کر اور ضروری ہر قدم اٹھانے والی عنایت جہاں تھی۔ جو کوئی راستہ نہ سوچتے تو مسافر کو ختم کرنے سے بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ لڑائی کی وجہ؟ ان کی نظر میز پر پھیلے ہوا کاغذ اور تصویروں پر تھی۔ اس کا فی الحال علم نہیں ہو سکا، مگر جلد وہ بھی معلوم ہو جائے گا، صدیقی نے کہا تھا، اور عنایت جہاں نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ انہوں نے سامنے پھیلا ایک ایک کاغذ اور تصویر اٹھا کر دیکھ لی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ آسان لفظوں میں سیاست جذبات سے بھری تقریروں کے علاوہ مقابل کی کمزوریاں استعمال کر کے اس سے اپنے مطلب کا کام نکالنے کا دوسرا نام ہے۔ وہ دونوں اس کے ماہرین تھے، تاہم ظاہر ہے ڈرٹی ڈیلنگز کا شعبہ صدیقی کا تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو اسے ہینڈل کر لوں میں؟ کیسے؟ اسے چھت اور کام دے کر؟ صدیقی نے کیسے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اسے وفادار بنانا ہے جیسا اہم نقطہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہ جاننا بیگم عنایت جہاں کے لیے ضروری نہیں تھا۔ یہ اس کا درد سر اور شعبہ تھا۔ سرجری کی وجہ سے نزاکت کچھ عرصہ ڈرائیو نہیں کر سکے گا۔ ابھی لڑکیوں کے پیپرز باقی ہیں۔ بہت محتاط ہو کر الیکشن کی پیش نظر ای میل اور فینس ٹیمپرنگ کو سیریسلی لیں تو اس کا بیک گراؤنڈ غیر متوقع حالت سے نپٹنے کے لیے سازگار ہے۔ زیرو، تمیز اور نزاکت مل کر بھی ایسی کوئی انہونی فیس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ہمیشہ کی طرح آسان ہوگا؟ اور ان سب کے بعد اس پر بھروسہ کیوں کر کیا جائے؟ محتاط اور مشکوک وہ ہمیشہ رہتی تھی، اور جب اس کا اظہار کرتی تو وہ صدیقی کو اپنی قابلیت اور ذہانت کا امتحان اور چیلنج محسوس ہوتا تھا، گویا اس میں ناکام ہوا اور اپنا مقام کھویا۔ صدیقی نے بے آرام ہو کر وزن دوسرے پیر پر منتقل کیا اور اپنا اضطراب چھپانے دونوں ہاتھ پیچھے کر جوڑ لیے تھے۔ وہ اکیلا ہے، نو فیملی، نو سپورٹ، نو ایموشنل اٹیچمنٹ، جو اسے واپس جانے یا کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بے چین کرے۔ اسے بھی چھپنے کی جگہ چاہیے، جو اوک ہاؤس سے بہتر کہیں نہیں مل سکتی۔ اسے خود کو بچانے کی فکر نہ ہوتی، یا وہ مقابلہ کرنے والا ہوتا تو فرار نہ ہوتا، اور یہی بات اسے روک لے گی۔ ایک مضبوط دشمن سے مقابلے کے لیے دوسرا مضبوط سہارا ضروری ہوتا ہے۔ الیکشنز تک ہم اس طرف سے بے فکر ہو سکتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے کام کا بندہ نکل آئے، پرماننٹ ہمارے لیے کام کرے۔ ہم دور سے اس کی موومنٹ پر نظر رکھیں گے، نزاکت بھی وہی موجود ہوگا۔
नो इमोशनल अटैचमेंट के बारे में आप श्योर हैं? इस जनरेशन का गर्लफ्रेंड के बिना गुजारा नहीं होता है। जी, ऐसा होता तो इन पेपर्स के साथ उस लड़की की तस्वीर जरूर होती, सिद्दीकी ने कहा, मगर बेगम इनायत जहां कायल नहीं नजर आई। उसका फोन मिलते ही ये जानना आसान होगा और मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सिद्दीकी ने आगे सिद्दीकी ने आगे हाथ जोड़ा। ये ठीक है, लेकिन मजीद डिगिंग जारी रखें। एफआईआर के बाद जिसने मार खाई थी वो चुप तो नहीं बैठेगा। वो यहाँ से गुजर रहा था तो कहाँ जा रहा था? अगर यहाँ कहीं आसपास उसके रिलेटिव हैं तो पुलिस सबसे पहले तलाश करने इस एरिया में आएगी। उसे ओक हाउस में जगह देकर हम किसी नई मुसीबत को दावत ना दे बैठे। बैद अज के आज भी सोच लेना, इनायत जहाँ का खासा था, फिर ये तो मुद्दे की बात थी। अगले 30-35 मिनट वो आदम के मुस्तकबिल करीब का लाहिला अमल बनाते रहे थे। बातों के दौरान दोनों का एक ही मौकूफ साफ हो गया था कि ओक हाउस वाला बाब अब क्लाइमैक्स तक पहुंच गया है। इसे जल्द अज जल्द खत्म कर देना चाहिए, खास तौर पर जब सबिल की बागी सोचें अमल तक पहुंच गई थी। तो इसे मजीद तवील देना खतरनाक था, मगर ये सब इंतखाबात खत्म होने के बाद हो सकता था, इससे पहले नहीं। जिस मुनासिब वक्त के लिए उन्होंने उसे अब तक संभाला था वो अभी थोड़ा दूर था। वो सब खाना खाकर आगे पीछे बाहर निकले थे। जीरू काका ने सीधे अपनी कुटिया का रुख किया था और नज़ाकत से तमीजुद्दीन गैराज से मैकेनिक लाने के लिए कह रहे थे, जो उन्हें इशारे से समझा रहा था कि इसके लिए उन्हें पहले मालिक से इजाज़त लेना होगी। उन दोनों का मकसद मुख्तलिफ था। तमीजुद्दीन चाहते थे वो अजनबी जल्द अज जल्द चला जाए, जबकि नज़ाकत को मिले अहकामात अलग थे। सबील, सिफा, आओ तुम भी खा लो। नसीम बानो ने अंदर से पुकारा और आदम बावर्ची खाने के दरवाजे में दिखाई दिया। दोनों उठ खड़ी हुई थी। आदम तमीजुद्दीन और नज़ाकत के पास पहुंचा तो वो दोनों बावर्ची खाने की तरफ चलती थी। मेरा सर दर्द कर रहा है, खाने के बाद चाय बना देना, नसीम बानो ने कहा। जी, सिफा ने कहा। वो चली गई। सिफा, उसने कुर्सी की पोस्ट पर हाथ रखकर उसे पुकारा। वो पतली सी सालन प्याले में मुंतकिल कर रही थी। दादी अब तक वैसी ही उदास और डल हैं। क्या मेरा जरा देर के लिए उनकी नजरों से दूर हो जाना इतना बुरा था? उनकी कैफियत देखकर उसे दुख हो रहा था। शुक्र है समझ आ गया अब तुम्हें, उसने जताते हुए प्याला मेज पर रखा था और खुद भी बैठ गई। बैठो अब और तौबा करो, मेरे सामने क्या आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करोगी? वो कुर्सी खींचकर बैठ गई, मगर कहा कुछ नहीं। हेलो, सिफा ने उसके रकाबी में चमचा बजाया था। तौबा करो, क्यों गुनहगार कर रही हो मुझे? मैं ये वादा कर सकती हूँ कि एक दिन दादी तुम्हें और सबको मना लूंगी कि मुझे अकेले बाहर जाने दें, मगर झूठी तौबा नहीं कर सकती। उसने सिफा के हाथ से चम्मच छीन लिया। ईमान से तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा ने कैसे धुआंधार इश्क किया होगा। जरा सो डर हो तुम्हें किसी का? हाँ, ये तो है। अपने साथ वालिदैन का जिक्र सुनकर वो खुश हुई थी। काश कोई मुझे उनकी धुआंधार प्रेम कहानी ही सुना दे। तुम्हारी आंटी से पूछना कभी। सिफा का इशारा बेगम इनायत जहां की तरफ था। उनकी मौजूदगी में मुझे काम की बात याद ही नहीं आती, फिर वो इतने कम वक्त के लिए आती हैं, वो भी कभी कभार। उसके तस्वुर में उनका पुरवकार सरापा लहराया था। अगली दफा मैं याद दिला दूंगी तुम्हें, सिफा ने अपनी खिदमत पेश की। वैसे मुझे यकीन है तुम अपने अम्मा अब्बा में से ही किसी एक की तरह जिद्दी हो, बल्कि हो सकता है वो दोनों ही जिद्दी थे, तभी तुम ऐसी हो। मैं और जिद्दी? उसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। इसे अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना और दूसरों को कायल करने की कोशिश करना कहते हैं। अगर किसी बात का यकीन हो तो उसे हासिल करने की सही मुस्तकिल मिजाजी कहलाती है। अगर मैं ज़िद्दी होती तो 19 साल इतने सुकून से नहीं गुजरती। सबील एकदम संजीदा हो गई थी। बाकी जिंदगी भी 19 साल की तरह सुकून से गुजारने दो प्लीज। सिफा ने अपनी और उसकी रकाबी में शोर बढ़ाला। क्या मतलब? रोटी उठाते हुए उसका हाथ वहीं ठहर गया था। बकिया जिंदगी भी 19 साल की तरह ओक हाउस में एक दूसरे को देखते गुजरेगी? उसके सवाल पर सिफा भी लम्हा भर को थम गई थी। हम यहाँ एक दूसरे को देखते ही बूढ़े हो जाएंगे, और जो पहले से ही बूढ़े हैं वो। हल्की फुल्की गुफ्तगू यकायक ही किसी और नहज पर चली गई थी। पता नहीं तुम क्यों नहीं सोचती, लेकिन कई दिन से मुझे ये सारे ख्याल परेशान करते हैं। कोई खुलकर बात नहीं करता, न आगे क्या सोचा है हमें बताता है। क्या वो मान चुके हैं कि हम सारी जिंदगी भी यूं ही गुजार देंगी? हमारा कोई रिश्तेदार है
ना कोई ओक हाउस के बाहर हमें जानता है। हम यहाँ सोते जागते खाते पीते उठते बैठते ही मर जाएंगी। अगर ऐसा है तो ये मुझे ना अपने लिए कबूल है और ना ही तुम्हारे लिए। उसका अंदाज अटल था। हमारे बारे में फिक्र करने और सोचने के लिए अब्बा और दादी हैं। उन्होंने जरूर सोच रखा होगा कब क्या करना है। और इतनी दूर का सोचना ही किस लिए? अभी आगे एग्जाम्स खड़े हैं, इन्हें फेस करने की तैयारी करो। सिफा ने खुद को संभाल लिया और इम्तिहान जैसा लफ्ज अदा किया जो वो खुद तो भूले रहती थी और कोशिश करती थी सिबिल को भी कभी याद ना आए। और कल चाय अच्छी बनाई थी ना, तो अभी दादी और अब्बा को भी तुम ही बना देना। वो खाना शुरू कर चुकी थी। कभी कभी ही अच्छी बनती है, हमेशा नहीं। उसने भी गहरा सांस लेकर रोटी का टुकड़ा तोड़ा था। कल की चाय यानी अपना जुल्म मजलूम की हमरा याद आ गया था। और एग्जाम्स पास करके करना क्या है? न आगे बढ़ने की इजाजत है, न कोई नौकरी करने देगा। आज दिन ही अनोखा था। सिफा इम्तिहान की बातें कर रही थी और सबिल के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे। जिसका पढ़ाई का शौक सिफा को उसका जुनून और अपने लिए अजाब से कम नहीं लगता था। नौकरी? सिफा ने आंखें फैलाई थी। तुम्हें करनी है? हाँ, जैसे वो तो मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। उसने ऊँ के अंदाज में गर्दन को हरकत दी। इतना सब सोचने के बजाय ये क्यों नहीं सोचती कि इस महल में रहते हुए तुम कितनी आराम पसंद हो गई हो। ये सोचो तो नौकरी जैसे ख्वाब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसमें मेहनत लगती है। सिफा का मीठे तंज में लिपटा हुआ मुखलिसाना मशवरा हाजिर था। और तुम ताने मारने की एक्सपर्ट हो गई हो। सबिल ने मुंह बनाया। तुम सुधर जाओ तो मेरी ये खूबी भी दम तोड़ जाए। उसने इल्जाम भी दे दिया था और अपनी तारीफ भी कर ली। अच्छा बताओ क्या करना होगा सुधरने के लिए? सबिल ने मसालत अपनाई थी। चाय बनाना सीख लो और घर से अकेले निकलने के ख्याल से तौबा कर लो। नहीं सुधरना। उसके पास साफ जवाब था। तुम अपनी खूबी और पॉलिश करो। आखिर में सबिल ने उसे पुचकारा और मुस्कुराई। इसलिए कहती हूँ तुम जैसी इंसान बाहर की दुनिया में चल ही नहीं सकती। तुम्हें बस मैं ही सह सकती हूँ। सिफा की खुद सनाशी की कोई हद नहीं थी। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया जाके और चल के भी दिखाऊंगी। देखना, कोशिश करो। टांगे ना तोड़ दी तुम्हारी तो कहना। अल्फाज के बरक्स सिफा का लहजा बड़ा प्यार भरा हुआ था। तभी तमीजुद्दीन अंदर आए। बेटा, खाना हो जाए तो बाहर भी चाय दे देना। सिफा ने फौरन सबिल को देखा था जो पहले ही नफी में सर हिला रही थी। जी अब्बा। सिफा ने उसे घूरते हुए उन्हें जवाब दिया था। यूं ही ऊंगी बूंगी बातें करते हुए उन्होंने खाना खत्म किया और फिर मेज और बावर्ची खाना समेटा। चाय सिफा बनाएगी इस शर्त पर सबिल ने उसकी जगह बर्तन धोए थे। मैं पहले दादी को दे आती हूँ फिर बाहर देती हूँ। सिफा ने आखिरी के चंद बर्तन धो रही सबिल को देखा। उसने सर हिलाया। दादी ने सर दर्द की दवा मांग ली जो ऊपर उनके कमरे में थी। सिफा ने बावर्ची खाने में झांक के उसे बाहर चाय देने का कहा और खुद दवा लेने ऊपर चली गई। उसने 3 कप ट्रे में रखे और होल अबूर करके पोर्च में आकर रुक गई थी। नजाकत कहीं था ना ही तमीजुद्दीन। जीत को शायद धक्का देकर पक्की रविश तक लाया गया था। उसने बगौर रविश के आगे छोटे छोटे पत्थरों को देखा जो कल बड़े काम आए थे। इससे कबल तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि जहाँ पक्का फर्श खत्म होता था उसके आगे इतने सारे कंकड़ पत्थर पड़े रहते थे और फिर आगे मिट्टी वाली जमीन थी। पिछले टायर के पास पंजों के बल बैठे आदम के पास रखे औजार वो पहली बार देख रही थी। वो जेक लगाने के बाद लेग्रैंड से नट खोल रहा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ी सोचती रही क्या करे, फिर चाय ठंडी होने के ख्याल से आगे बढ़ी। उसने उसे मुतवज्जा करने के लिए चप्पलों से आवाज पैदा की और आदम ने यूं ही मसरूफियत के दौरान पीछे देखा। वो ट्रे लिए खड़ी थी। चाय? अंकल इस तरफ गए हैं। उसने सर से जीरू काका के कमरे की तरफ इशारा किया। आप ले लीजिए। सबिल ने 1 कप हाथ में लिया था। वो लेग रेंज रखकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में सियाह दस्ताने थे। उसने न उन्हें उतारा न कप लिया न कुछ कहा। सुनहरी और हल्की सी धूप आदम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका तासुर देखकर सबिल को ही याद आ गया था। मैंने नहीं बनाई है। उसकी आवाज में और चेहरे पर शर्मिंदगी थी। कल वाले सितम के बाद उसने इत्मीनान दिलाया था कि वो कप ले ले। आदम ने जेरे लब मुस्कुराते हुए सीधे हाथ से दस्ताने खींचा और उसके हाथ से कप ले लिया। तुमने कल टेबलेट लेकर डब्बा कहाँ रख दिया? ऊपर खड़ी सिफा ने आवाज लगाई थी। वो पलटी और आदम ने ऊपर देखा। बेड के साइड में तो नहीं गिरा? उसने भी ऊंची आवाज में कहा। सिफा खिड़की से हट गई। वो इधर ही देखती रही। आदम उसे देख रहा था। मिल गया।
सिफा ने खिड़की में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा लहराया था और गायब हो गई। वो फिर सामने देखने लगी थी। दोनों की आंखें मिली और गुज़िश्ता शब की चंद हरफिन गुफ्तगू दोनों के जहन में मचल गई थी। उसे डर लगा कि कहीं वो पूछ ही ना बैठे कि क्यों नाम जानना जरूरी था, और वो भी इस तरह। पूछ तो वो भी सकती थी कि बताना क्यों जरूरी था, वो भी इस तरह। वैसे इस जैसा कोई डर आदम को नहीं था। नजाकत कहाँ है? उसने गड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए पूछा। वो अंकल के स्कूटर से किसी मैकेनिक को लेने गए हैं, आदम ने जवाब दिया। आप बीमार हैं? आदम ने पूछा। नहीं तो। अचानक इस सवाल पर उसे ताज्जुब हुआ था, लेकिन फिर फौरन ऊपर से सिफा का पूछा सवाल याद आया। ओह वो, कल गाड़ी के आगे गिर गई थी ना, तो पेन किलर ली थी। रुकते झिझकते हुए उसने वजह बता दी। उसकी निगाह आदम की कलाई पर खारदार तारों की वजह से बनी लंबी लंबी खराशों पर पड़ी और वहीं ठहर गई। मैं शहर में रहता हूँ, मगर मेरी कुव्वत मदाफात ठीक ही है। आदम के जुमले पर उसने अपनी निगाह को वहां ठहरने पर कोसा था, और खजल होते हुए सिफा की ऊंची आवाज को भी। वैसे आपके सिस्टर को पता नहीं है, कभी कुव्वत मदाफात और बैक्टीरिया से दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती। उसने शुक्र अदा किया था कि सिफा यहाँ ये सुनने मौजूद नहीं थी। उसके पहले ही कई तहफुजात थे, और ये सुनकर तो पक्की दुश्मनी की बुनियाद पर जाना थी। तभी तमीजुद्दीन उस कमरे से बाहर आए थे। उनके हाथ में टूल बॉक्स था। ये ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म करके लाती हूँ। वो पास आए तो उसने कहा, नहीं दे दो। उन्होंने हाथ में पकड़ा डब्बा नीचे रखा और हाथ बढ़ाया था। उसने कप उन्हें थमा दिया था। नजाकत की भी बनाई थी, वो तो है नहीं। तभी पीछे से सिपा की आवाज आई, अब्बा और कुछ काम है? नहीं बेटा। सबील ट्रे लिए पलट गई। हम ऊपर हैं, सिपा ने कहा और उसके साथ अंदर आ गई थी। ऊपर कमरे में आके उसने टीवी चलाया और पलंग पर लेट गई थी। जरूरत तो नहीं थी, मगर तमीजुद्दीन उसकी मदद कर रहे थे। फ्लैट टायर बदला गया था, सब समेट गया, मगर नसाकत वापस नहीं आया था। आप फोन करें उन्हें, आदम ने कहा। कोई फायदा नहीं है, वो बोल नहीं सकता, मैसेज करता हूँ। उन्होंने जेब से फोन निकाला और बॉबी देओल की बादल देखते हुए सिफा उठकर बैठ गई थी। सबील, उसकी आवाज हैरत से भरपूर थी। सबील। उसने खूब लंबा खींचा था। यह भी ऐसा बहरूपिया हुआ तो? कौन? वो गैर दिमागी से देख रही थी। आदम नाम भी देखो, बादल से मिलता जुलता है। जाने उसे किधर से वो नाम मिलता जुलता लगा था। तौबा करो। उसे इतना बुरा लगा कि वो तिलमिलाकर उठ बैठी। ना नाम वैसा है, और वो तो कहीं से भी बॉबी देओल नहीं है। बेवकूफ। सिपा ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। मेरा मतलब है, ये भी कोई गलत काम करके यहाँ आया हो, सबको धोखा दे रहा हो, झूठ बोल रहा हो, इसका मकसद कुछ और हो। मे बी शर्लॉक होम्स। सबील ने घूरा। मैं गाड़ी के आगे आई, मैंने ही उसे एड्रेस दिया। और याद करो जरा, मैं यहाँ से गई कैसे थी? क्या उसे मालूम था कि मैं आ रही हूँ? नहीं। माना ये सब इत्तेफाक था, मगर इसके बाद जो हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। सिफा ने आंखें घुमाई थी। बंद करो टीवी। सबील ने कहने के साथ ही खुद ही रिमोट से टीवी बंद कर दिया। इन फिल्मों ने हमें बहुत बिगाड़ दिया है। हमें इनके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में भी ये बकवास बेहुदा फिल्में याद आती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कानों को हाथ लगाए थे। जब मैं जीप के आगे आई तो पता है मैंने क्या सोचा था? क्या? और सबील ने उसे बताया। सिपा हंसते हुए पेट पकड़कर बिस्तर पर गिर गई थी। मैं तुम्हें करिश्मा जैसे बाल और आवाज में तस्वुर कर रही हूँ। और तो सुनो। सबील ने उसे उठने का इशारा किया। मेरे तस्वुर में दादी किस तरह आ रही थी? किस तरह? सिपा ने हंसी रोककर पूछा था। करण अर्जुन की राखी। उसने कहने के साथ ही मुंह पर हाथ रखा। सिपा ने हंसते हुए इस जोर से हाथ मारा कि वो भी पीछे को लुढ़क गई थी। मेरी सबील आएगी। सिपा ने राखी की नकल उतारी थी। दोनों का मुश्तरका कहका बुलंद हुआ, जिसकी आवाज नीचे तक पहुंच रही थी। या अल्लाह, कितनी बुरी है हम। वो परेशान थी, और हम प्यारी दादी का मजाक उड़ा रही हैं। तौबा तौबा। जरा देर बाद उन्हें ख्याल आया, मगर खींची रुकी नहीं थी। महज चंद लोगों के साथ महदूद जगह क्याम और उससे भी महदूद तफरी के जराए में वो अपनी इन आदत और मिजाज की वजह से ही खुश रह रही थी। अपने हालात और अपने गिर्द मौजूद लोगों पर कुड़ना और हंसना ही उनकी जिंदगी थी। नज़ाकत वापस नहीं आया था, और तमीज़ुद्दीन उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। वो भी उसके साथ इंतजार कर रहे थे। आदम ने खुद दोबारा देखकर इंजन शुरू करने की कोशिश की थी।
आपको जाना कहाँ है? तमीजुद्दीन ने पूछा। पूर्णिया। आदम का जवाब मुख्तसर था। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई। इतना लंबा सफर सड़क के जरिए? जी, मुझे पसंद है। आदम मुस्कुराया। तमीजुद्दीन अगला सवाल पूछते इससे पहले ही उसने पूछ लिया। आप कब से हैं यहाँ? 18-19 सालों से। वो मुहतात हुए। वो उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे। कल जो मोहतरमा आई थी, ये ओक हाउस क्या उनकी प्रॉपर्टी है? जी। तमीजुद्दीन बेआराम होकर उठ गए थे। पोर्च की दोनों जानिब बनी एक 1.5 फुट की दीवार पर वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मैं इस तरफ पहली बार आया हूँ, इसलिए यहाँ के मशहूर लोगों को भी नहीं जानता। आदम सतून से टेक कर बैठ गया था। वो कोई मशहूर हस्ती लग रही थी। तमीजुद्दीन ने माथे पर से गहरा पसीना पोंछा। जी, उन्होंने बमुश्किल कहा। उन्हें एहसास हुआ कि बेहतर होता वो आदम से सवाल न करते। इस तरह उन्होंने एक दूसरे के मुतालिक सवाल की फिजा कायम कर दी थी। आदम के पास जवाब थे, जबकि वो जवाब होते हुए भी जवाब ना देने की पाबंद थे। उनकी कैफियत देखकर आदम ने अगला सवाल बदल दिया। वैसे इस दौर में दुनिया से अलग थलग ऐसी पुरसुकून जगह, कुदरत से करीब रहना बहुत बड़ी नेमत है। तमीजुद्दीन जबरदस्ती मुस्कुराए। हम शहरियों को ऐसी जगह फैसिनेट करती हैं, मगर बस कुछ देर के लिए। हम हंगामों और शोर के इतने आदी हो गए हैं कि उनके बगैर रह ही नहीं सकते। जी, आप कमरे में आराम करें। नज़ाकत आ जाए तो मैं आपको बुला लूंगा। उनके मशवरे पर आदम हंसा। मुझे इतनी आराम की आदत नहीं है। आप आराम करें, मैं यही इंतजार करता हूँ। वो उसे अकेला छोड़ते, मगर उसके सवालों से वो घबरा गए थे। आप भी कमरे में इंतजार करें, नज़ाकत आ जाए तो पता चल जाएगा। उठते हुए उन्होंने आदम से कहा था। जी। कितना एहतियात करते, कुछ तो कहना ही पड़ता। लिहाजा वो उसे छोड़कर अंदर अपने कमरे में चले गए। आदम कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर ओक हाउस के अहाते का चक्कर लगाया। जितनी ज्यादा ये जमीन थी, यानी नीचे के बाड़े से लेकर ऊपर गेट और फिर इमारत तक, इस लिहाज से इमारत छोटी थी। 2 मंजिला इमारत, जिसमें नीचे बड़े से हॉल और बावर्ची खाने के अलावा 4 कमरे थे। पत्थरों के दरमियान लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियां नुमाया थी, जिनका रंग जाने क्या रहा होगा। अब वो बस पुरानी दिखाई दे रही थी। इमारत की बनावट में ये दो ही चीजें नुमाया थी, पत्थर और लकड़ी। उसे इमारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसकी तिरछी छत लगी। छत पर दोनों जानिब कॉलोनियल आर्किटेक्ट की निशानियां यानी चिमनियां थी, जिसने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। पोर्च की छत, फिर उसके ऊपर वाली मंजिल पर छत 3 हिस्सों में तकसीम थी। दरमियान की ऊंची और दाएं बाएं जानिब की, उससे निचली और सारी छतें तिरछी थी। जैसी ज्यादा बारिश मौसूल करने वाले इलाकों में दोनों जानिब ढलान वाली छत होती हैं। वो पीछे हौज के पास पहुंचकर रुक गया था। ओह! उसे देखते ही मुंह से निकला, और अपनी जीप में लटकी हुई गुड़िया और सबील के बदलते हुए तासुरात और सवाल याद आ गए थे। उसने बड़े से बेसवी शक्ल के हौज के अंदर जाके मूर्ति का जायजा लिया, जिसका असल मकसद यानी पानी का फव्वारा बंद था। आकब वाला हिस्सा जंगली और खुदरो पौधों से भरा हुआ था। देखकर अंदाजा होता था कि न इधर कोई आता जाता है, न इसके अगले हिस्से की तरह देखभाल होती है। पीछे की सिमत निचली मंजिल में एक दरवाजा था, मगर वो शायद हमेशा बंद रहता था। ऊपर की मंजिल की चंद खिड़कियां इस सिमत खुली थी। उन खिड़कियों में पुराने तर्ज के मुख्तलिफ इश्काल के रंगीन शीशे लगे थे। वो इमारत एक बड़े से टेले के आखिरी सिरे पर इस्तादा थी। टीले के इख्तिताम पर भी पत्थरों की दीवार थी। झाड़ियों के दरमियान से गुजरकर वो किसी तरह दीवार तक पहुंचा, और टूटी हुई दीवार और पत्थरों के सहारे से दीवार से नीचे झांक कर देखा। नीचे गहरी खाई थी, जिसमें सरसब्ज जंगल था। इससे कुछ परे बस्ती की नन्ही और धुंधली निशानियां नजर आ रही थीं। दुनिया को इस दीवार से गिरने वाले की चीख सुनाई देनी थी, ना बाकियात मिलने थे। वो वापस अगले हिस्से में आया, जो अकब की निस्बत इंसानों की मौजूदगी और जिंदगी का गवाह महसूस होता था। मुनासिब देखभाल के गवाह पेड़ों फूलों से हरियाली और रंगीनी थी। गेट के दाएं जानिब नीम और पीपल के घने पेड़ थे। फौज से गेट तक पथरीली रविश थी, बाकी जगह कच्ची सही, मगर मिट्टी अब इस तरह जमी थी कि वो भी एक तरह से पक्का सहन था। यहाँ मिट्टी जर्द सी थी, सियाह और चिकनी नहीं थी। गुज़िश्ता दिन की बारिश की वजह से जमीन गीली थी। इमारत के दाएं बाएं वाली दीवार से लग के आम, अमरूद, शरीफा, जामुन और जाने कौन कौन से फलों के दरख्त थे। उनकी वजह से काफी हिस्से में छाई थी। अलग थलग बने 2 कमरों के सामने
कपड़े खुश करने की खाली तारें थी, जिस पर इस वक्त सिर्फ कपड़ों के उड़ने से बचाने वाली क्लिप झूल रही थी। कमरे की दीवार से लग के क्यारियां थी, जिसमें सफेद सुर्ख और गुलाबी गुलाब के साथ मुख्तलिफ रंगों के जासूंती के फूल खिले हुए थे। ऊंची सी इमारत में ऊपरी मंजिल पर पोर्च की दोनों जानिब बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। सिर्फ इसी खिड़की के पट खुले हुए थे जिसमें उसने सबील को देखा था। दूसरी जानिब की बंद खिड़कियां बता रही थी कि वो कमरा गैर आबाद है। ऊंचे सतूनों वाले पोर्च के दोनों जानिब इमारत में मैट्री थी। ऊपरी मंजिल का बकिया खुला हुआ हिस्सा हॉल से दिखाई देता था, जहां से सीढ़ियां शुरू होती थी। वो घूम फिर कर जायजा लेने के बाद पोर्च की दीवार पर बैठने के बजाय हॉल में चला आया। घर में भी बाहर की तरह ही सन्नाटा था। वहां का फर्नीचर और उनके गिलाफ पर्दे सब कुछ ही पुराना था। फर्श में भी कहीं दरारें थी तो कहीं फर्श टूटा था। दीवार पर पुरानी मुसव्वरे के नमूने थे। छत से फानूस नीचे देख रहे थे। जीने के करीब वाली दीवार में कदामद आईना लगा था और चंद कदीम तर्ज की मेजें दीवार से लगी थी। कोई चीज अपनी उम्र छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाँ, गहरे मैरून सोफे वहां सबसे कम उम्र थे। वो सोफे पर बैठने के बजाय पीछे ताक के पास रुक गया था, जहाँ मकामी उर्दू अखबार की रद्दी रखी हुई थी। साथ ही चंद किताबें भी थी। उसने एक किताब उठाई। उस पर फासलाती यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम लिखा हुआ था। मजमून उर्दू अदब था। उसने वो किताब वापस रखी और ऊपरी खाने से दूसरी किताब उठाई थी। वो शायरी मजमा था। आसमानी सरवर्क वाली किताब भी नहीं मालूम हो रही थी। शायरा का नाम उसने पहले कभी सुना था ना पढ़ा था। उसने यूं ही दरमियान से किताब खोली। ये शब्द इतनी भी भारी नहीं है कि तकलीफ की चार दीवारी नहीं है। न आंखों पे कदगन, न ख्वाबों पे जंजीर। वक्त की पहरेदारी नहीं है। न गुलशन, न गुल, न फिजा पर तुम तो होते। एक तेरे न होने से वस्ल की राहदारी नहीं है। दिल की जमीन पर छींटे हैं अनदेखी चाहत की। तन्हाई ऐसी कि मोहब्बत की राजदारी नहीं है। नज़म पढ़ के उसके आबरू ऊंचे हो गए थे। अब जाने ये सताइश थी, न पसंदीदगी या हैरानी। उसने फिर सरवर्क पर लिखने वाले का नाम देखा। अचानक अकब में आवाज उभरी और वो पलटा। सबील अपनी धुन में जीने उतर रही थी। दुपट्टा लापरवाही से बाएं शाने पर झूलता जमीन छू रहा था। नीचे देखते हुए उसने सारे जीने अबूर किए थे और हॉल के फर्श पर दोनों कदम रखते ही सर उठाया। सामने किताब हाथ में लिया आदम तिरछा खड़ा उसे देख रहा था। उसने झट दुपट्टा सलीके से फैलाया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। सिफा को इस वक्त इंस्टेंट नूडल की खाने की भूख लगी थी और जैसे चाय उससे बुरी बनती थी। बकुल सिफा इस घर में नूडल्स वही अच्छे बनाती थी। अचानक उसे ख्याल आया और वो रुक गई। आपको कुछ चाहिए? इससे पहले कभी मौका नहीं आया था, फिर भी वो आदाब मेजबानी ठीक ठाक निभा रही थी। हम्म। आदम ने बंद लबों से सर हिलाते हुए इनकार किया। वो किताब लिए रुख उसकी सिमट कर चुका था। वो बावर्ची खाने में गायब हुई और वो किताब लेकर सोफे पर बैठ गया था। मुझे छोड़ते ही जाने के लिए पर तोल रहे बंदे का काम कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? उसने नूडल्स उबलते पानी में डालते हुए सोचा। वो सोच रहे होंगे खामोखाई मुसीबत गले पड़ गई। अच्छा होता घर छोड़ने के ऑफर ना ही करता, मगर अंदाज से तो नहीं लग रहा कि वो गले पड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके ख्याल की रेल चल पड़ी थी। कुफत, गुस्सा, झुंझलाहट कुछ भी तो नहीं, बल्कि वो तो बड़े सुकून से है। उसने दरवाजे की सिम देखा। हालांकि वो जहाँ खड़ी थी वहां से न हॉल दिखाई देता था न सोफा। हो सकता है अंदर ये सब महसूस कर रहे हों और छुपा रहे हों ताकि हमें बुरा न लगे। उसके ख्यालात के उड़ान पर कोई बंदिश जो नहीं थी। कुछ दिन रुक ही ना जाए, हम भी देख लेंगे कैसा लगता है जब कोई घर में नया फर्द चंद दिन ठहर जाए। हो सकता है दादी का मूड भी ठीक हो जाए, या हो सकता है ज्यादा ही बिगड़ जाए। नूडल्स पककर तैयार होने तक ख्याल का परिंदे नए आसमान ढूंढता रहा। वो प्याला ट्रे में रखकर बाहर आई तो वो किताब पढ़ रहा था। आहट पर जरा निगाह उठाई, फिर किताब की सिमत मुतवस्सा हो गया। वो भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। कुछ वक्त ही गुजरा था कि तमीजुद्दीन अपने कमरे से आए और उसे सोफे पर देख कर ठिठक गए। आप तब से यही हैं? जी। वो खड़ा हो गया। नजाकत आया या उसका कोई मैसेज? उसने किताब वापस ताक में रख दी थी। आ रहा है। वो बाहर निकले। आदम भी उनके पीछे था। जरा देर बाद नजाकत स्कूटर पर तनहा हाजिर था। उसने उन्हें नीचे वाले गेट से मैसेज किया था। मकेनिक कहाँ है? आदम की आवाज में झंझलाहट थी।
इतनी देर से वो इंतजार कर रहा था और नजाकत अकेला चला आया था। इसने जाकर मैकेनिक से बात की है और इसको बताया कोई जरूरी पुर्जा ले आया है जो बदलना है, मैकेनिक भी आ रहा है। तमीजुद्दीन ने उसकी सिम देखे बगैर कहा था। आदम इस सूरत हाल से खुश नहीं था। उसके चेहरे पर नागवारी बिखरी थी। आप फिक्र ना करें, नजाकत मोटर कारों के बारे में बहुत इल्म रखता है। तमीजुद्दीन ने उसे तसल्ली दी। इल्म तो उसे भी कम नहीं था, मगर उसने बहस नहीं की। वो अपने गुस्से के इजहार के लिए नजाकत और तमीजुद्दीन की मदद करने के बजाय दूर खड़ा हो गया। उसे अपना बेवकूफ बनाया जाना अच्छा नहीं लगा था, जिसका बरमला इजहार वो अपने रवैये से कर रहा था। असर हुई फिर मगरिब भी, मगर जीप का काम खत्म नहीं हुआ ना। मैकेनिक आया। अब रात हो गई है, क्या आज भी रोक लिया जाएगा इसे? सिवा उसके साथ खिड़की में बैठी थी। कमरे की बत्ती बंद थी। वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अंधेरे से डर लगता होगा या रास्ता भूल जाए। उसने मेहमान की शान में गुस्ताखी पर सिफा की तबीयत साफ करने के बजाय सिफा का मनपसंद जवाब दिया। मगर ये नजाकत जाने कैसा नाजुक मैकेनिक है जिससे काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा। सिपा ने गोलाबारी का हदफ बदला। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक दूसरे इंजन की आवाज फिजा में गूंजी और जल्द ही ढलान से ऊपर आती कार सबको नजर आने लगी थी। आंटी आज भी? सबल की हैरत लाजमी थी। अहम सवाल यह है कि आज भी क्यों? सिफा ने पुरसोस अंदाज में उंगली ठोड़ी पर रखी थी। हाँ वही तो, आज भी क्यों? यहाँ तो सब ठीक है। ऐसी गैर मुतवक्का आमद किसी अनहोनी की वजह से ही हो सकती थी। उसकी नजर कार से भटककर आदम पर ठहर गई थी। दिल यकायक तेजी से धड़कने लगा था और मां उसे अदराक हुआ कि वो नहीं जानती इस अजनबी से कोई गलत ख्याल या खतरा मुंसलिक हो। नीचे मौजूद अफराद भी कार को देख रहे थे। नजाकत ने गेट खोला और कार तेजी से अंदर आकर अपनी मामूल की जगह पर रुकी। नहीं, बल्कि दाएं जानिब दो कमरे के आगे जाकर खड़ी हो गई। अगला दरवाजा खोल के निकला सिद्दीकी उसलत पिछला दरवाजा खोलकर मुअद्दब अंदाज में खड़े होने के बजाय वहीं खड़ा जीप की तरफ देखने लगा। उसकी निगाह आदम पर थी। इनायत जहां के हमरा जो अंदाज होता था वो इस वक्त मादूम था। गोया उनकी गैर मौजूदगी में वही ताजीम, खौफ और फर्माबरदारी उसका हक थी। सिर्फ ये आया है? सिपा इत्मीनान भरे सांस लेकर सिबिल के बाजू पर हाथ रखा था। होगा नजाकत या जीरू काका से कोई काम, या बार टूटी थी ना वो देखने आया होगा। हम्म सिबिल का दिल भी संभल गया था। वो अजनबी को अच्छे अंदाज में ही याद रखना चाहती थी। चलो अब इन जनाब के चाय पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सिपा ने उसे दरवाजे की तरफ घसीटा। तुम जरा दादी का हाथ भी बटा दो, वो खुश होंगी। सिपा ने मशवरा दिया। वो चुपसी उसके पीछे सोच रही थी। क्या वो जाने से पहले दादी से मिलने आएंगे? दादी ने तो अब तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। शायद ना आए, क्या पता आ ही जाए। नीचे नजाकत सिद्दीकी के पास आया था। उसने इशारा किया और नजाकत ने जेब से चाबी निकालकर दो कमरों में से जीरू काका के जेर इस्तेमाल कमरे का दरवाजा खोला। सिद्दीकी अगली नशिस्त से बैग उठाकर अंदर चला गया। नजाकत ने वापस आकर तमीजुद्दीन को इशारों में कुछ कहा, जिसे समझते ही वो आदम की सिमत मुड़े थे। आप जाए, सिद्दीकी साहब ने आपको याद किया है। उन्होंने खुले कमरे की तरफ इशारा किया। उनका चेहरा अपनी बेआरामी उलझन छुपाने में नाकाम था। मुझे? आदम ने हैरत से पूछा। जी, जाए। वो उसी हैरानी तासुर के साथ कमरे की जानिब चल पड़ा। उन दोनों ने आदम के अंदाज में बेआरामी महसूस की। दरवाजे से ही लंबे अरसे तक बंद कमरे की मखसूस सीलन बू नतनों से टकराई थी। उसने पट पर उंगलियों से आवाज पैदा की। सिद्दीकी कमरे के दरमियान बोसीदा मेज के पीछे खड़ा मेज पर रखे कागज को उलट पुलट कर देख रहा था। उसकी सिमत देखे बिना उसने आदम को हाथ के इशारे से अंदर आने का कहा। इस कनाए में अथॉरिटी थी। वो कमरे में आकर मेज से फासले पर रुक गया। सिद्दीकी सर उठा के सीधा हुआ, उसकी तरफ देखा। मेज से दो कदम पीछे होते हुए इशारे से ही उसे मेज के करीब आकर वह बिखरे कागज देखने का कहा। कमरे की फिजा में सीलन का साथ देने तनाव भी आसमा गया। अभी तक आदम पर एतमाद नजर आने की कोशिश कर रहा था, फिर भी सिद्दीकी के हाव भाव से महसूस हो रहा था कि ये लम्हे और आने वाला वक्त किसके तसलत और काबू में होगा। आदम अपनी जगह से हिला नहीं। तुम्हारी दिलचस्पी का सामान है? सिद्दीकी पर इसरार अंदाज में मुस्कुराया। आदम मेज का नजरअंदाज कर रहा था। उसके खींचे चेहरे से वाज़ेह था कि उसे सिद्दीकी का यह अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। वो तान वो करहन आगे आया। सिद्दीकी बल के झपकाए बिना उसे देख रहा था।
मेज पर नजर पड़ते ही आदम ने बदलते तासुरात पर जल्दी से काबू पाने की कोशिश की, जिसे कामयाब होने में कुछ सेकंड्स लगे थे। ताहम वो चंद पल की देरी और कोशिश सिद्दीकी जैसे ज़ेरब के लिए काफी थी। इतने वक्त में भी उसकी बेयकीनी, घबराहट और बेबसी सिद्दीकी देख चुका था। जो उसे चाहिए था वो मिल गया था। सिद्दीकी आगे आया और जेब से एक पर्ची निकालकर मेज पर रखी। ये बैंड्रा के उस असाइंड इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर का नाम और फोन नंबर जिसके थाने में एफआईआर रजिस्टर हुई है। सिद्दीकी का अंदाज लुत्फ अंदोज होने वाला था। अपनी बेबसी और गुस्सा छुपाने की कोशिश में आदम की मुट्ठियां और जबड़े भिज गए थे। कुछ देर वो लब भीजे मेज को ही देखता रहा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कुछ देर बाद फैसलाकुन अंदाज में सर उठा के सिद्दीकी की आंखों में देखा। वो अनाड़ी था, न बुज़दिल, और ये बात सिद्दीकी के इत्मीनान को काफी थी। रोने गिड़गिड़ाने के बजाय उसने काम की बात की। शरीफ अफराद डरपोक भी हो तो उन्हें मुद्दा समझाना और कैल करना मुश्किल अमरा होता है, जबकि ऐसे लोग कम अल्फाज में ही सब समझ लेते हैं। वफादारी और वफादार सिर्फ कुत्ता होता है। सिद्दीकी का चेहरा अचानक सपाट हो गया। जो एक शू की आवाज पर दुम हिलाता दौड़ पड़ता है, वही दुम हिलाने वाली वफादारी चाहिए मुझे। सिद्दीकी के अल्फाज लहजे के मुकाबले काफी माकूल थे। कब तक? जब तक मैं चाहूं। आपका मतलब है सारी उम्र? उसके लहजे में इस्तेजाब और चेहरे पर बेयकीनी थी। उसने बेकरारी से पैरों पर वजन भी मुंतकिल किया था। एक मफरूद मुस्लिम को संभालने का टेंशन सारी उम्र कौन पालता है? सिद्दीकी का लहजा इस्तेजाइया था। अब तक यहाँ जिन लोगों को देखा है, उनके अलावा कोई नया बंदा इस जगह का आसपास दिखाई न दे। लड़कियों को जब जहाँ जाना होगा वहां से बिना किसी को मुतवज्जा किए उनकी सही सलामत वापसी। सिद्दीकी संजीदगी से उसे जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा था। जब तक उनके एग्जाम्स नहीं हो जाते। वो आदम के इनकार या इकरार के लिए रुका नहीं। फोन? उसने हाथ आगे किया। आदम के चेहरे पर झुंझलाहट और बेबसी फैली थी। तावन करहन जेब में हाथ डालकर उसने कितनी देर हाथ बाहर निकाला ही नहीं। फोन! अब के सिद्दीकी का लहजा सख्त था, आदम को एहसास कराने वाला कि वो हुक्म अदूली का मुर्तकिब हो रहा है। आदम ने लब भींचकर फोन जेब से निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। वैसे तुम इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि पुराना नंबर ही यूज कर रहे होंगे। सिद्दीकी ने मेज पर धरे बैग से दूसरा स्मार्टफोन निकाल कर मेज पर रखा। परसों रात नया सिम लिया था। आदम का लहजा यूं था जैसे वो बोलना नहीं चाहता हो, मगर फिर भी बोलना पड़ रहा था। पुराना सिम? तोड़कर फेंक दिया। अब के आदम के अंदाज में हल्की झल्लाहट थी। इसमें वो सारे नंबर्स हैं जिनसे तुम्हें राब्ता करने की जरूरत पड़ेगी। सिद्दीकी ने मेज पर रखा फोन उठाने का इशारा किया। आदम ने फोन उठाया और स्क्रीन पर रोशन करके राब्ते की फहरिस्त देखी। उसमें नाम के साथ महज 4 नंबर थे। सिद्दीकी, जीरू काका, तमीजुद्दीन और नजाकत। आदम ने कुछ कहना चाहा, फिर होठ सख्ती से बंद कर लिए। किसी से सवाल पूछना है न अपने बारे में मुंह खोलना है। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मौजूद सारे लोगों के लिए मेरी एक शू काफी है। सिद्दीकी की आवाज में एहसास बरतरी का नशा सा था, और सारे लोग इसके लिए क्या हैसियत रखते हैं उसका इजहार भी। ये उसके लिए भी इशारा था कि जितना जल्दी हो वो सारे लोग बन जाए बेहतर। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता और आप भी ये नहीं चाहते। आदम के चेहरे पर फिक्रमंदी फैली थी और अब उसके लहजे में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि जब यहाँ से जाऊंगा तब? उसने उंगली से मेज की सिमत इशारा किया। इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे? उसने कोशिश की कि अंदाज इल्तिजाइया ना हो, मगर नाकाम रहा। ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर मुनहसर होगा। सिद्दीकी के लहजे में एक बार फिर उसकी गुलामी कबूल करने पर हल्का इस्तेज़ा और अपने मालिक होने का गुरूर था। उसने आगे आकर सारे कागज उठाकर बैग में डाले। वफादारी की फिक्स कीमत नहीं होती, ये कमानी पड़ती है। आदम खामोश रहा। अगर किसी चालाकी का ख्याल आए तो याद रखना कि बिना किसी दफात और एफआईआर के वो हल होगा कि सोचोगे इससे बेहतर तो सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजार जाती। सिद्दीकी को यकीन था उसकी सर्द आवाज आदम के दिल की हड्डी में बर्फ उतार रही होगी। उसे यकीन था इतने कम वक्त में इतनी तफसील मालूम कर लेने का हुनर देखकर ही आदम के सारे कसबल निकल गए होंगे। और इस मालूमात के बूट से उसकी गर्दन दबाने का नशा सिद्दीकी को अच्छा लग रहा था। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम यहाँ दिन में कितनी बार सांस लेते हो।
मुझसे ये भी छुपा नहीं होगा। जाओ और नजाकत को भेज दो। आदम हुक्म की तामील के बजाय खड़ा रहा। उसे देख के लग रहा था वो कुछ कहना चाहता है। क्या? सिद्दीकी ने उसे वही जमा देखकर पूछा। मुझे कुछ कैश चाहिए। मैं ना कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ और ना ही ऑनलाइन पेमेंट मुमकिन है। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चाहिए हो तो नजाकत से ले लेना। सिद्दीकी ने हाथ हिला के उसे दफा होने का इशारा किया। वैसे तुम जा कहाँ रहे थे? अचानक उसे याद आया। पूर्णिया। आदम ने पलट के जवाब दिया। उसने बाहर के इलाके का नाम लिया। कौन है वहाँ? कोई नहीं। फिर वहीं क्यों? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। उसके हर जवाब पर सिद्दीकी का यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि वो इतना शरीफ नहीं जितना नजर आ रहा है। यानी वो था उसके कबीले से ही, लेकिन खुद को शरीफ और मासूम बनाए रखा था। हम्म। सिद्दीकी ने जाने का इशारा किया और वो चला गया। वो इस कदर मुतमईन इसलिए था कि आदम का बैग और गाड़ी की तलाशी तो उसी शब ले ली थी। साथ ही हस्बे हिदायत नजाकत उसके कमरे की भी तलाशी ले चुका था। उसके पास उस एक फोन के अलावा राब्ते का कोई जरिया जैसे लैपटॉप वगैरह ना था। फोन उसके कब्जे में था, जिससे शायद उसकी मजीद कमजोरियां पता लग सकती थी। अब उसके पास बाहर की दुनिया से राब्ते का वाहिद जरिया वो फोन था जो सिद्दीकी ने पेशगी तैयारी के साथ दिया था। जिस मुसीबत में वो था, जैसे उस वक्त मदद की गुजारिश की थी, उसने सिद्दीकी के यकीन को पुख्ता कर दिया था कि वो यहाँ से जाने की गलती नहीं करेगा। ये जगह उस वक्त उसके लिए सबसे महफूज थी। वो वापस जीप के पास आया तो जीप का इंजन शोर मचा रहा था। जीप का नुक्स ठीक वक्त पर ठीक हो गया था। उसके लबों पर तंजिया तबस्सुम झलक दिखाकर मालूम हो गया था। तमजुद्दीन ने उसका बुझा चेहरा और पुरसोच उलझन आंखें देखी। नजाकत को अंदर बुलाया है, उसने उनसे कहा। तमीजुद्दीन ने अंदर बैठे नजाकत को इशारा किया। वो जीप बंद करके बाहर निकला और कमरे की तरफ चला गया था। खाना खाकर ही निकले अब आप? तमीजुद्दीन ने कहा। ये तो वो जानते थे ऐसा नहीं होगा, मगर हकीकतन हुआ क्या था ये भी जानना चाहते थे। नजाकत उनसे कुछ बांटता नहीं था और इतने अरसे बाद माजी और अपने आमाल का बोझ ही इस कदर था कि वो भी अब ज्यादा मामलात से बेखबर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन इस वक्त आदम का फैसला जानना भी जरूरी था। आपके मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया है, तल्ख लहजे में कहते हुए वो जबरदस्ती मुस्कुराया। ओह, तो अब आप यहीं रहेंगे? उन्हें अपने शानों पर एक नया और बेहद वजनी बोझ महसूस हुआ। ओक हाउस और उसके मक्किनों के मुतालिक दुनिया में गिनती के अफराद जानते थे और इस गिनती को महदूद रखना उन सब का अव्वलीन फर्ज था। वो जानते थे आदम को यहाँ रोकने की वजह भी यही है। फिर भी उन्हें आदम का यहीं रहने का फैसला अच्छा नहीं लगा था। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे कि फैसलों का हक बस मालिकों को था। उनके आका समेत किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर एक नौजवान वहां मौजूद दो लड़कियों के साथ कोई गैर इखलाकी हरकत करता या उससे आगे की कोई बात होती। मगर वो बाप थे, वो और नसीम बानो ही थे जिन्हें उन दो लड़कियों की वाकई फिक्र थी। उन्हें ओक हाउस में उसका कयाम गवारा नहीं था। उनके इख्तियार में होता तो वो उसे यहाँ न रहने देते। सबील और सिपा मुकम्मल आज़ादी और बेफिक्री से जीने, हंसने बोलने और खिलखिलाने की आदि थी। इस कैद में हर तरह की आज़ादी ही थी जो अब तक उनमें बगावत या मजीद आज़ादी की ख्वाहिश नहीं जागी थी। ओक हाउस वाकई एक जिंदान है, ये सच सिफा और सबील नहीं जानती थी। उनके नज़दीक तो सारी दुनिया में ही ये एक महफूज पनाहगाह थी। मैं आपका भी मुलाजिम हुआ, लिहाजा आप मुझे तुम ही कहें। आदम जमीन पर बिखरी चीजें उठाकर टूल बॉक्स में इकट्ठा करने लगा। अब्बा, सिफा ने दरवाजे से पुकारा। उसके हाथ में ट्रे थी। आगे जाकर उन्होंने ट्रे ली। जीप ठीक हो गई? सिफा ने पूछा। उन्होंने अस्पात में सिर हिलाया और कमरे की जानिब चल दिए जहाँ सिद्दीकी था। बन गई है जीप, सिफा ने इतला दी। सबील जो खाने की मेज वाली कुर्सी पर बैठी खीरा काट रही थी, सुनकर चुप ही रही। तमीजुद्दीन से कह दो खाना तैयार है, उसे खिलाकर भेजे। नसीम बानो ने पलटकर सिफा को देखा था। वो चाय की ट्रे वापस लाएंगे तभी कहती हूँ। वो भी एक कुर्सी खींचकर बैठी और सबील के आगे रखी। रका भी अपने सामने खींचकर उसके हाथ से चाकू लेकर खुद खीरा काटने लगी। पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें मुतवक्का फोन कॉल मौसूल नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि उनकी खता दरगुजर कर दी गई थी। इसलिए इस वक्त नसीम बानो का खौफ दम तोड़ गया था, वरना तो उन्हें कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। सारा ध्यान अब क्या होगा की तरफ लगा था। सिद्दीकी, तमीजुद्दीन और नजाकत एक साथ कमरे से निकले थे। तब तक आदम जीप के पास बिखरा
सामान समेट चुका था। उसने जीप भी पथरीली रविश से हटाकर गेट के दाएं जानिब खड़ी कर दी थी। सिद्दीकी ने दूर से ही एक मालकाना नजर आदम पर डाली और कार के अंदर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कार गेट से बाहर निकल गई। कल सुबह नजाकत वो कमरा ठीक कर देगा। तमीजुद्दीन उसके पास आए थे जबकि नजाकत ट्रे लिए अंदर चला गया था। आज रात इसी कमरे में गुजारो, कल से इधर आ जाना। उनका मतलब इस बंद कमरे से था जिसके बगल वाले कमरे में सिद्दीकी ने उससे बात की थी। आदम ने जवाब नहीं दिया। तमीजुद्दीन जानते थे ये मजबूरी और बेबसी कैसी होती है। लहजा उसे तन्हा छोड़कर खुद भी अंदर चले गए। उसकी मौजूदगी उन्हें फिक्रमंद कर रही थी। तो उसकी ऐसी क्या मजबूरी है? जहन में ये सवाल भी बार बार सर उठा रहा था। बहरहाल उसने सबील को घर पहुंचाया था। ये अमल उसके हक में ज्यादा मनफी होने से रोक रहा था। खाने की मेज पर सब मौजूद थे। सभी खामोशी से खाना खा रहे थे। आदम की वजह से सबील और सिफा के मुंह भी बंद थे, वरना आमतौर पर वो दोनों ही बोलती थी। आज नसीम बानो मेजबानी के फर्ज निभाते हुए आदम के आगे चीजें रखने के साथ उसे ये लो वो लो भी कह रही थी। और उनका ये अंदाज मेजबानी ही था कि तमुजुद्दीन ने गला साफ करने के बाद ऐलान कर दिया, आदम अब यही है। तीनों ने हाथ रोककर पहले तमीजुद्दीन को देखा, फिर आदम को, जो यूं मशगूल था जैसे अकेला हो। उसके संजीदा चेहरे का तनाव सबने देखा था। क्या मतलब? नसीम बानो ने पूछा। सिद्दीकी की आमद का सुनते ही उन्होंने तमीजुद्दीन से पूछा था, जिन्होंने इत्मीनान दिलाया था कि वो उनकी वजह से नहीं अपने किसी काम से आ रहा है। वो ज़हनी तौर पर कब से अपनी सजा के लिए तैयार थी। नजाकत ऑपरेशन की वजह से गाड़ी नहीं चला सकता, तब तक यह काम आदम की जिम्मेदारी है, तमीजुद्दीन ने वाजे किया। उन्हें हैरत हुई, लेकिन फिर ओक हाउस और उसके मक्किनों से वाकिफ होने वाला इतनी आसानी से यहाँ से जा भी नहीं सकता था। सबील को अचानक महसूस हुआ था, फितरत जज्बात से उसका हाथ कांप रहा था। उसने फौरन निवाला वापस रकाबी में रख दिया था। वह फौर जज्बात की ये कैफियत बिल्कुल नहीं थी जिसे समझने से वो कासिर थी। इस खबर के बाद रोनुमा हो रहे रद्द अमल पर भी उसका मुकम्मल इख्तियार नहीं था। अगले पल लगा वो मुस्कुराने लगेगी और उसने सबसे छुपाने के लिए झट ग्लास उठाकर मुंह से लगा लिया था। घबराहट थी या जल्दबाजी कि उसे इच्छू हो गया था। आदम समेत सारे उसे देखने लगे। सिफा उसकी पुश्त हिलाने लगी थी। वो भी कुर्सी पीछे करके एक तरफ से झुककर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी? सिपा की नरम थपकी के साथ तेज जुबान भी मुतहर्रिक थी। कुछ देर बाद हवास और हाल ठीक हुआ था तो वो कुर्सी खींचकर आगे हुई थी, आंखों में इकट्ठा पानी और सुर्ख चेहरा। सबील ने उसे देखने से गुरेज किया था, जिसकी निगाहें उसी पर थी। आदम ने अपने आगे रखा पानी से भरा हुआ गिलास उठाकर उसके सामने रख दिया। अब आहिस्ता से पियो, सिपा ने हिदायत दी। उसने 2 घूंट लेकर गिलास वापस रखा। जब उसने दोबारा लुकमा बनाया तो बाकी भी दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उसने फिर नजरें इधर उधर नहीं उठाई थी। नसीम बानो की जरूरी और अहम सवाल शुरू हुए कि वो किधर रहेगा और वगैरह वगैरह। वो जल्दी खाना खत्म करके ऊपर आ गई। सिफा ने उसे पुकारा या रोका भी नहीं, अकेले ही बावर्ची खाना समेट लिया। मैं खुश क्यों हूँ? कमरे में आईने के सामने रुक के उसने गालों पर हाथ रख के खुद से सवाल किया। सीधी सपाट जिंदगी में अचानक हलचल मच रही थी। यकसानियत के बाद भला बुरा जैसा भी था, नया नया सब कुछ हिजन अंगेज और जोश दिलाने वाला था। पहली बार इन चुनिंदा और पुराने चेहरों के दरमियान एक नया चेहरा शामिल हुआ था। हाजरीन में मुल्की और गैर मुल्की मुमकिन खरीदारों के अलावा सोशलाइज्ड थी, फैशन पर मबनी जराइद की मदिरान भी थी, सहाफ़ी, फैशन क्रिटिक्स और शहर के अमरा थे। उन सब के अलावा आदन की मम्मी और दोनों भाभियां भी मौजूद थीं। जब आखिर में वो कारीगरों, जिन्हें आर्टिस्ट कहती थी, के हमरा रैंप पर आए तो दाएं जानिब पहली कतार में बैठे मीर उस्मान खान सबके साथ तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखें मिली और मीर उस्मान ने फखरे अंदाज में सर को जंबिश दी। कितने ही कैमरों ने इस मंजर को कैद करने की कोशिश की, मगर सब कामयाब ना हो सके। हर बार वो डरते झिझकते हुए चोरी से उनकी सिमत देखा करती थी, मगर आज पहली बार वो पूरे इस्तेहाक से मीर उस्मान को देखकर मुस्कुराई थी। उसके बाद ज़राए इब्लाग से बात करने और मुख्तलिफ चैनल्स को बाइट्स देने के बाद मीर उस्मान रुखसत हो गए। हर बार की तरह फैशन शो के इख्तिताम पर उनकी तस्वीरें खींची गईं, मगर इस बार उनकी हैसियत अलग थी। वो तस्वीरें मेज़बान और मेहमान की थी, न पेशवराना ताल्लुक रखने वालों की।
बल्कि एक कामयाब बीवी और उसके मशहूर और सपोर्टिव शोहर की थी। इस बार तस्वीर में मीर उस्मान उनसे दूर नहीं खड़े थे, बल्कि किसी में उनका बाजू अदन के शाने पर फैला था। कहीं वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो कहीं हंसते हुए अदन का सर उनके शाने से जा लगा था। फैशन शो के मकाम से वो अमले के साथ वापस दफ्तर आई थी, सब कुछ समेटते हुए। उन्हें आज देर हो गई थी। उन्होंने मीर उस्मान को पैगाम भेज दिया था कि उन्हें देर होगी, खाने पर उनका इंतजार ना किया जाए। कल आप छुट्टी कीजिए मैम, न आए ऑफिस, संजना ने मशवरा दिया, जो खुद भी बेहद थकी हुई थी। हम्म। उन्होंने हाथ से अपने सीधे रेशमी बाल ठीक किए और साड़ी दुरुस्त करने लगी थी। उन्होंने खालिस मोदाल सिल्क की क्रीम अजरक हैंड ब्लॉक्ड साड़ी पहन रखी थी, जिसके किनारे बने सुर्ख और सिया रंग के नुक्स उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे, जिन्हें मोती और जरदोरी की दस्तकारी से मजीद नुमाया किया गया था। ये साड़ी भी आज के कलेक्शन का हिस्सा थी। ड्राइवर से कहें गाड़ी मेन डोर पर लेकर आए। अदन ने हिदायत दी। संजना ड्राइवर को फोन लगाने लगी। उन्होंने मेज का कुछ सामान दराज में रखकर उसे मुकबिल किया। चाबी पर्स में रखी, साथ ही गुलदस्ते के हमरा मिला रुका भी पर्स के अगले खाने में रख के गुलदस्ता उठाया। कार आपका वेट कर रही है, संजना ने फोन रखते हुए मुस्कुरा कर खबर दी। वो उसे अलविदाई कलामात के साथ दफ्तर बंद करने की हिदायत देती बाहर निकल गई। शीशे को दरवाजे अबूर करती वो बाहर आई। इमारत के सभी दफ्तर बंद हो गए थे। इतनी बड़ी लॉबी में हाउसकीपिंग अमले के इक्का दुक्का मुलाजिम ही नजर आ रहे थे। दरबार ने बाहरी दरवाजा खोलते हुए झुककर ताज़ीम का इजहार किया और पोर्च से आते हुए ड्राइववे पर जाते हुए उन्होंने सर उठाया तो ठिठक गई। सामने उनका शोफर नहीं, बल्कि अगला दरवाजा खोले मीर उस्मान खड़े थे। किसी नौ उम्र लड़की की तरह उनके अंदर गुदगुदी सी भरी सनसनी दौड़ गई। आप यहाँ कैसे, और ड्राइवर कहाँ है? जैसे गैर जरूरी सवाल में वक्त बर्बाद किए बगैर वो खुशगवार हैरत में घिरी खुले दरवाजे से अगले निश्चित पर बैठ गई थी। उन्होंने पलटकर फूल और अपना बैग पीछे रख दिया था। आप हमें फोन करते थे? मीर उस्मान को उन्होंने कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए भी हैरत दुगनी थी। सरप्राइज देना हो तो फोन नहीं करते। दूसरी तरफ से आकर अपने निशित संभालते हुए मीर उस्मान ने अपनी बिला इतला मौजूदगी का जवाब पेश किया था। शादी के बाद इतना चेंज तो होना चाहिए। मीर उस्मान ने कार आगे बढ़ाते हुए अदन को देखा था। वो क्या कहती कि उन्हें किसी वजाहत की जरूरत नहीं, ये उन्हें इस वक्त अपना दिल, अपने एहसासात दिखाते या खुद भी एक बेसाख्ता रद्द अमल देकर उन्हें हैरान करते। मगर वो बिल्कुल चुप उन्हें इसी हैरानी भरे मुसर्रत से देख रही थी। वो उनकी शौकी और उनकी तारीफ कर रहे थे। अदन इस वक्त खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रही थी। हमें बुके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अचानक उन्हें याद आया और उन्होंने दरमियान में ही मीर उस्मान को रोक दिया। अदन ने जरा से मुड़ के पीछे सफेद फूलों को देखा था और मीर उस्मान ने उन्हें जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। पहले हमारा ये शौक और काम किसी को पसंद नहीं था। सबका ख्याल था हमें बतौर फैशन डिजाइनर अपना ब्रांड बनाना चाहिए। ये शहर शहर, स्टेट स्टेट, इन मजदूरों और कारीगरों के पीछे ख्वार होना हमारी शान शान नहीं। वो तो जब कारीगरी ने नाम और पहचान बनाई तब सबके एतराज खत्म हुए थे। वो उन्हें देखते हुए बात कर रही थी। हम इस बात से बहुत खुश हैं, बल्कि आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कभी एतराज नहीं किया, हमेशा हमें सपोर्ट किया। थैंक यू। वो संजीदगी और सच्चाई से कह रही थी। हम आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने पल भर को रास्ते से नजर हटाई। हमें आप पर नाज है आपके, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था। मीर उस्मान का अंदाज वही था जो किसी कामयाब बच्चे या कामयाब होने वाले बंदे से कहते वक्त होता है। मगर अदन ने महसूस किया था वो सुर्ख हो रही थी। उम्र कोई भी हो, पहली मोहब्बत और पहला महबूब औरत को 16 साल अल्लड़ बना देता है। हम डिनर के लिए दी कॉर्नर जा रहे हैं, उन्होंने फिर अंग्रेजी में कहा। एक थका देने वाले दिन के बाद आप स्पेशल पैम्परिंग डिजर्व तो करती हैं, मगर फिलहाल इसी से काम चलाएं। उन्होंने फिर पल भर को गर्दन घुमाकर अदन को देखा था। उन्हें ईमानदारी और जान फशानी से काम करते देखना उनकी तवक्को के बरक्स था। उनके तबके के लोग कुर्सी पर बैठकर माध्यतों से काम करवाने को काम गर्दानते थे, खास तौर पर उस तरह के काम जो अदन कर रही थी। वहां पर्दे के पीछे मेहनत कोई और करता है और नाम किसी और का होता है। स्पेशल पैम्परिंग, अदन का दिल इस तस्वुर से ही मदहोश सा डोलने लगा था। आप हमें ट्रीट देना चाहते हैं? अदन ने खुद को सहूलत से ढीला छोड़ते हुए पोस्ट से सर टिकाया था, मगर नजरें उन्हीं पर थी। जी मादाम, कोई मतानत से
शौक कैसे हो, ये मीर उस्मान से सीखा जा सकता है, अदन ने सोचा। मगर ये तो मीर उस्मान जानते थे कि ये किस कदर मुश्किल था। यहाँ आने से पहले उन्होंने खुद को कैसे मनाया था, अपने मिजाज के बरखिलाफ। किसी मकसद के तहत अदन के साथ ये करते हुए बुरा लग रहा था। कोई उन्हें मुसलसल याद दिला रहा था कि वो दोनों ये डिजर्व नहीं करते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पर चले, अदन ने अचानक दिल में मसला अरबान पूरा करने की ठानी। हमें अंदाजा होता तो हम कन्वर्टर ले आते। उन्होंने रफ्तार बढ़ाते हुए रास्ता बदला। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, अदन बंद आंखों से मुस्कुरा दी। ये उनके नामुमकिन लगने वाले ख्वाब की ताबीर थी। नेक्स्ट टाइम, मीर उस्मान ने आंखें मूंद कर मुस्कुरा रही अदन को देखकर सोचा और गहरा सांस लिया। अदन को कुछ वक्त लगा समझने में कि वो कहाँ है। आंखें और जहन मुकम्मल वाह होते ही उन्होंने कसमसा कर सर घुमाया और मीर उस्मान को खुद को देखते पाया। वो शहर के सबसे अपस्केल इलाके स्प्रिंग विलेज में थे। क्या कहें, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। उनकी मुतबस्सिम आवाज पर अदन ने झट बाहर देखा। क्या वाकई कहीं सुबह तो नहीं हो गई? बेफिक्र रहें, हम अब भी डिनर कर सकते हैं। वो दी कॉर्नर की पार्किंग में थे। हम खासी लॉन्ग ड्राइव के बाद यहाँ आए हैं। नादिम सी अदन ने वक्त देखा, 1 बज रहा था। उफ, इतना वक्त सोए हम। सॉरी। वो शर्मिंदा थी, मीर उस्मान ने उनके लिए इतना एहतमाम किया था और वो सो गई। डिनर और इस प्लान के पीछे हमारी ख्वाहिश आपको आराम और खुशी देना थी, और यकीन करें, आपको यूं सुकून से सोते हुए देखकर हम इस ख्वाहिश के मुकम्मल होता हुई देख रहे थे। लहजा माजरत ना करें। वही रेशम से गुंदे लहजा। आए। उन्होंने अपना फोन उठाया और दरवाजा खोला। ये वक्त नहीं था कि रेस्टोरेंट खुला होता, मगर इस वक्त न सिर्फ खुला था बल्कि मुख्तसिर अमला भी मौजूद था और उनके लिए मेज लगी थी। मालिक का हुक्म जो था। एक बार फिर अदन को लगा वो बादलों पर चल रही है। मीर उस्मान खान उन्हें इतना खास और अहम महसूस करवा रहे थे। ये यूं ही तो नहीं था। लम्हा भर के लिए उन्हें शेडिंग मशीन के सुपुर्द होने वाले कागज याद आए। नदामत और खता का एहसास जागा। ताहम उन्होंने फौरन सर झटक दिया था। अदन का मुंतखब करदा मेन्यू आने तक उनके पास तन्हाई थी और वो दोनों थे। खाली रेस्तरों में बुझी बत्तियों के बीच वो ख्वाबनाक से माहौल में एक दूसरे के सामने थे। हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है। इस सारे वक्त में पहली बार अदन ने एहतियात, झिझक और हया बालाए ताक रख के कुछ बेबाकी और गहरी नजर से उन्हें देखा था। मीर उस्मान के इल्तफाकात पर अगर वो कुछ आगे न बढ़ती तो ये सरासर हिमाकत होती। नहीं, हमारी नींद वक्त कुछ खराब नहीं हो रहा। वो हल्का सा हंसती है। हमने भी आपकी कंपनी में बड़े वक्त बाद लॉन्ग ड्राइव एंजॉय की है। उन्होंने झूठ कहा था। सच तो ये था कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ये साथ और सफर अच्छा लग रहा है, उनके अंदर वही दायमी बेकली फैल गई थी जिससे वो अब तक लड़ रहे थे। ऐसे पुरमसरत और पुरसुकून लम्हों पर उनका कोई हक नहीं था। अब आप हमें तंग कर रहे हैं। अदन का इशारा अपने सो जाने की तरफ था। यकीन करें, आप सोई थी मगर हमारे साथ तो थी। वो मेज पर कोहनियाँ टिकाकर आगे हुए। हमें भूख के एहसास ने इधर मुड़ने पर मजबूर कर दिया, वरना हम मजीद रास्ते से गुजरते। आपने अब तक डिनर नहीं किया? वो कुछ हैरान और फिक्रमंद सी पलट के उधर देखने लगी जिधर से खाना आना था। इट्स ओके। उन्होंने तसल्ली देने के अंदाज में अदन के हाथ पर हाथ रखा। हम इतने नाजुक मिजाज नहीं। वही धीमी सी मुस्कुराहट। अदन ने उनकी आंखों में झांका। वहां की दायमी मकी उदासी पूरे क्रोफर से उन्हें देख रही थी। दावत मबाजरत देती तंजिया मुस्कुराहट जैसी, गोया कह रही हो, मुझे शिकस्त दो तो मानूं। अदन ने खुद को संभाला कि फिल वक्त उसे नजरअंदाज करना जरूरी था। वो ये खुशी और रफाकत यूं जाया नहीं कर सकती थी। मीर उस्मान ने मेज पर धरा अदन का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी नजरें हाथों पर थीं। यूं लग रहा था वो शिस्तोपंच में मुब्तला है। कहें या ना कहें, आपको हमसे कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अदन ने धीरे से कहा था। उन्होंने आंखें उठाकर अदन पर मरकूज की। पहले हमने सोचा आपको कोई तोहफा दिया जाए। हमें तजुर्बा तो नहीं मगर सुन रखा है डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, तो वही देखा मगर हम मुतमईन नहीं थे। उन्होंने अदन का हाथ नरमी से छोड़कर अपना हाथ पीछे खींच दिया था। वो शौरी कोशिश और लाशौर की बूझ से जबरदस्त थे। अभी ख्याल आया हमें वो भी साथ ले आना चाहिए था। हमें ज्वेलरी, डायमंड्स और इस किस्म के गिफ्ट्स बिल्कुल मुतासिर नहीं करते हैं। वो रुक गए। हम सुनना चाहते हैं, फिर आपको क्या मुतासिर करता है? आप
अदन ने बेइख्तियार फिसलते एक लफ्ज को रोका था। ऐसे गेस्चर्स, ऐसे सरप्राइजेस। अदन ने रेस्तों में चारों तरफ नजर घुमाई और फिर वो उनके चेहरे पर ठहर गई। यानी हमें बहुत मेहनत करना होगी। मीर उस्मान मुस्कुराए और अदन का दिल नाज से झूम उठा था। अदन को कहाँ अंदाजा था कि वो इस वक्त भी किस कदर मेहनत कर रहे थे। खाने के दौरान वो अदन के आगे के मंसूबे सुनते रहे। हमने नॉर्थ ईस्ट को बहुत कम एक्सप्लोर किया है। हमारा इरादा है अगले साल हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को शो करें, और हम सोच रहे हैं कि पहली बार पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन भी लॉन्च करें, क्योंकि असल प्रमोशन तो तभी होगी जब ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल हो। उसे आवाम तक पहुंचाकर ही बचाया जा सकता है। वो अपने पसंदीदा मौजू पर बड़े जोश और सजब से बात करती थी। इससे पहले उनके काम में किसी ने ऐसी दिलचस्पी कभी नहीं ली थी जिस तरह मीर उस्मान ले रहे थे। हमें किसी ने मशवरा भी दिया है कि हम फैब्रिक्स एंड उनके आर्ट के साथ साथ फर्नीचर्स और दीगर छोटे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर भी तवज्जो दें। वैसे वो हमारी फील्ड तो नहीं। अदन के पास इस मौजू पर कहने को बहुत कुछ था, और पहली बार ही ऐसा साबिर सामा दस्तयाब था, सो वो कहती गई। एक पुरतकल्लुफ़ अशियाई के बाद वो घर के लिए रवाना हुए तो रात का अगला पहर शुरू हो चुका था। जब अदन की कार गेट के अंदर दाखिल हुई तो बेगम इनायत जहां अपने ख्वाबगाह की खिड़की में खड़ी थी। इतना लेट? उन्होंने वक्त देखा। कार कोठी ख्याबा के दाखिली दरवाजे के सामने रुक गई। ड्राइवर की जगह मीर उस्मान को बाहर निकलते देखकर उनके अजला तन गए। दूसरी जानिब से अदन निकली, पिछला दरवाजा खोल के नशिस्त से फूल उठाए और मीर उस्मान को लिए रुकी, जो मुलाजिम को कार की चाबी देते हुए कुछ हिदायत दे रहे थे जिसे कार गैराज में ले जानी थी। जब वो अदन के पास आए, उनके हाथ में फूल देखकर उन्होंने कुछ कहा। जवाब में अदन ने फूलों पर हाथ रखते हुए जाने क्या कहा कि उन्होंने कहका सा लगाते हुए अदन के शाने पर बाजू फैलाया और साथ लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। इनायत जहां के पुरसोच नजरें और माथे की शिकने उनके अंदर अभी जागी आंधी की गमास थी। दुनिया से हमेशा अपने राज मख्फी रखने की कामयाबी का राज यही था कि वो जल्दबाज नहीं थी। उन्होंने कभी घबरा के निजर्क रिएक्शन नहीं दिए थे। वो जो भी सूरत हाल हो, साजगार या नासाजगार, उसे अपने हक में मोड़ने और इस्तेमाल करने की कायल थी। पहले उन्होंने कुछ और सोचा था, शादी का मकसद ये नहीं था जो वो देख रही थी, मगर अब वो दोनों शेर शुक्र हो ही गए थे तो उन्होंने ये अनचाही सूरत हाल भी कबूल कर ली कि मकसद ऐसे भी पूरा किया जा सकता था। खिड़की से हटके उन्होंने फोन उठा के एक बार फिर बेटे को कॉल मिलाई। आप सो जाए मामा, हम सुबह आएंगे। उनकी हेलो सुनते ही उधर से ऋषि ने इत्तला देकर फोन बंद कर दिया था। पीछे का शोर शराबा और मौसीकी की बेहंगम आवाज पर पता बता गई थी कि वो कहाँ है। फोन रखकर बिस्तर पर जाने से पहले उन्होंने ऋषि के मुहाफिजों को ताकीद पैगाम भेज दिए थे। उनकी जान बेटे में बंद थी, कहना गलत नहीं था। जब उसे यकीन हो गया कि सारा ओक हाउस गहरी नींद सो गया है, वो दबे पांव बिना आवाज पैदा किए अपने कमरे से निकला। हॉल की बत्तियां बंद थीं। नए फोन की टॉर्च इस्तेमाल करने के बजाय वो उसके रोशन स्क्रीन से निकल रहे उजाले को ही इस्तेमाल कर रहा था। पोर्च की एक बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी कमजोर सी थी, मगर बाहर उजाला था कि कल की बेमौसम बारिश के बाद इस वक्त आसमान पर न सिर्फ चांद और सितारे झिलमिला रहे थे। उसका रुख अपनी सियाह जीप की तरफ था, वही जीप जिसे सिद्दीकी खंगाल चुका था। उसके जरूरी कागजात अब भी ग्लू बॉक्स में मौजूद थे, मगर उसने अगला दरवाजा नहीं खोला। जीप के अकब में जाकर उसने धीरे से पिछला दरवाजा खोला। अंदर चढ़ के उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। बाई जानिब बैठ के उसने सामने वाली नशिस्त के नीचे हाथ डाला। उसका हाथ नशिस्त के जीरे हिस्से में कुछ टटोल रहा था। ये हाथ को वहां चस्पा टेप महसूस हुआ। उसने टेप को एक जानिब से खींचा और दो उंगलियों की मदद से खुले हिस्से से अंदर रखी कोई चीज निकाली। जब हाथ ने शीश से बाहर निकाला तो उसमें छोटा सादा फोन था जिसमें कोई फोन नंबर महफूज था, ना कॉल लॉग या पैगाम थे। उसने फोन स्विच ऑन किया और अंग्रेजी में चंद लिप्स लिखने के बाद याददाश्त में महफूज नंबर लिखकर पैगाम भेज दिया। अंग्रेजी के 4 लफ्जों में भेजे गए पैगाम का मतलब था, जैसे तय था, ओक हाउस पहुंच गया हूँ। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट, और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, थोड़ा गला खराब है तो
اور ایپیسوڈ کی بات کریں تو اب تک ان دونوں بھائی بہنوں کی پلاننگ چل رہی تھی، جو کہ میر عثمان کچھ پلان کر رہے ہیں جو ادن سے ریلیٹڈ ہے، وہ اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے جو ابھی تو نہیں بتائی لیکن ہے، اور یہی عنایت جہاں کرتی ہیں سبیل کے ساتھ۔ اور اب ٹوسٹ آیا ہے آدم کا، کیونکہ وہ خود آیا ہے یہاں پر اور جو جانکاری دی ہے وہ بھی اس نے خود ہی پہنچائی ہے صدیقی تک۔ تو ابھی تو کچھ پتا نہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں آیا ہے اوک ہاؤس، اور اسے کیسے پتا چلا اوک ہاؤس کے بارے میں، اور کس نے بھیجا ہے اسے۔ اور اسٹوری صحیح ہے لیکن تھوڑی مجھے سلو لگ رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔